another series of our webinar on 15 CA CB. And today we have our learned speaker here, Nitin Kanwarji, is with us. He is this is a brief profile of Nitin Kanwarji like this. It is my duty to introduce him, but everybody knows him. But I am taking this duty as a duty. Nitin Kanwarji became member of ICI in May 1998. He also did law from Delhi University in 2001. First time he got elected to regional council in 2016 and again in 2019. In first spell, he was the treasurer and vice chairman and Nikasa chairman also. He is a speaker of almost all the topics of the direct tax, especially international tax, Benami law, search seizure, ICDS, 15 CACB तो है ये आपके सामने. And presently is a member of regional council, our supreme body. And this is the brief profile of our Nitin Kanwarji. Today he will speak on 15 CA, CV and MLI, which is made effective from 1st April 2020. With this, I welcome you, sir, once again, and over to you. Thank you, sir. Thank you, Rajesh Bhaiya. Thanks a lot for giving this opportunity. सर मैंने करीबन 3 साल पीछे सर के साथ बिताए when was become first time मैं रीजनल काउंसिल मेंबर बना. और टेक माय वर्ड्स as far as राजेश भाई इज कंसर्न, सर हमेशा छोटे भाई की तरह समझाया, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए. मतलब बहुत सारी चीजें मेरे में बहुत कमी थी. मैं आज नहीं कह रहा आज मेरे कमी नहीं है, आज भी बहुत सारी कमी है. पर राजेश भैया ने बहुत सारी चीजें समझाते थे कि नितिन बात करने का तेरा स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर, सही बोल रहा है पर तरीके से बोल. वो बहुत भैया बहुत समझाते थे. तो सर नहीं सर, इसमें कहने वाली बात नहीं है जी. सर एक फर्क पड़ता है, एक्सपीरियंस का बहुत जमीन आसमान फर्क पड़ता है. कई बार आपको किसको कैसे बोलना है, उसमें राजेश भैया नॉर्मली समझाते थे कि बेटा भाई ऐसे नहीं, ऐसे करके ऐसे बोल दिया अगर, बात तो एक ही है. मैं आज भी मतलब ही इज हम्बल एनफ और ही हेल्प्ड अस अ लॉट. एंड नाउ सिंस ही ऑलरेडी गिवन दिस अपॉर्चुनिटी, so before sharing my PPT, let me tell you, so थोड़ा सा मैं नॉर्मल DTAA पे बात नहीं करूंगा. मैं डोमेस्टिक टैक्स लॉ की बात नहीं करूंगा. मैं बात करूंगा मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट की बात. सर मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट की बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ. लेट अस टॉक अबाउट ट्रांसफर प्राइसिंग. मैं 1 मिनट ले रहा हूँ. मैं ट्रांसफर प्राइसिंग आज का सब्जेक्ट नहीं है, 1 मिनट में खत्म करूंगा ट्रांसफर प्राइसिंग को. सर ट्रांसफर प्राइसिंग 1969 में ना सर हमारे इंडिया में 2003 से आई और वर्ल्ड में यूएसए ने 1969 से ले ली. वो कैसे ले ली? क्योंकि वहां पे अगर यूएसए का सिस्टम जो है कि बेसिकली इट्स अ बहुत सारी स्टेट्स बन के एक कंट्री बनता है, तभी यूएसए कहलाया जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट. तो वहां पे क्या है सर, फेडरल टैक्स अलग है, स्टेट टैक्स अलग है. तो ट्रांसफर प्राइसिंग 1969 में वहां पे आ गया. अब जब तक यूएसए को फायदा हो रहा था तब तक ट्रांसफर प्राइसिंग चल रही है, राइट. अब यूएसए को दिक्कत आनी शुरू हो गई है. नाउ जो इंडिया 98, 99 या 2000, 2001, 2 से बोलता शुरू आ रहा है कि भैया मुझे तो ग्लोबल टैक्स एट्रीब्यूशन करना है, ग्लोबल रेवेन्यू निकालो, ग्लोबल प्रॉफिट निकालो, उस पर डिवाइड कर लो. अब यूएसए उसकी बात करना शुरू कर दिया. तो जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो ट्रांसफर प्राइसिंग आज की डेट में आप पढ़ रहे हो, वो साल मैक्सिमम 2 साल में रिडंडेंट हो जाएगा, राइट. वन थिंग द सेम इज गोइंग टू कंसेप्ट फॉर DTAA. जो हम DTAA में आज तक जो भी पढ़ते आए हैं, राइट. तो करीबन मैं MLI जब आपसे डिस्कस करना शुरू करूंगा, अभी समझाना शुरू करूंगा, किस किस कंट्री पे लगेगा. करीबन 28 कंट्री पे 1/4/2020 से लग रहा है. अब वो 28 कंट्री कौन सी है? सिंगापुर, यूके, सर ऑस्ट्रेलिया, सर फ्रांस. तो ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज जिस पे आप नॉर्मली काम करते हैं. 1-2 कंट्री ऐसी हैं यूएसए पे नहीं लगेगा क्योंकि MLA उसने साइन नहीं किया. मैं बताऊंगा कैसे क्या साइन किया, क्या किया यूएसए ने. तो मोस्टली काफी कंट्रीज पे, जो 28 में से करीबन 8 या 10 कंट्री ऐसी होंगी जिसपे इंडिया पे मेजर इंपैक्ट आएगा. तो कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं MLI ना पढ़ के डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस या इंटरनेशनल टैक्सेशन कर लूंगा, विल नॉट डिफरेंस. और जो बैलेंस कंट्रीज रह गई हैं करीबन 30-40 कंट्री, और करीबन मैं आप मान के चलिए 70 एक कंट्री साइन करेंगी अभी तक 64 कंट्री ने साइन किया. तो उसमें और 10-20 कंट्री और जुड़ेंगी, 94 कंट्री ने साइन कर दिया. तो इंडिया के कंटेक्स्ट में करीबन 70 एक ऑड कंट्रीज रह जाएंगी जिन्होंने जो एग्रीमेंट साइन MLA के अंदर आ जाएंगी. तो 28 कंट्री इस साल और करीबन 35-40 कंट्री अगले साल तक आ जाएंगी. उससे इंपैक्ट क्या होगा अगले साल? तो आप DTA मतलब MLI के बिना तो चल ही नहीं पाएंगे. तो लेकिन MLI इट्स सच अ टेक्निकल सब्जेक्ट. आप आज पढ़ना शुरू करोगे और मैं टेक माय वर्ड्स, मेरे को सर ने बोला नितिन कोशिश करियो 1.5 घंटे में खत्म, 1.25 घंटे में टॉपिक खत्म करिए, सो दैट यू टेक इन क्वेश्चंस. सर का एकदम पॉइंट एकदम ठीक है कि क्वेश्चन भी समझने जरूरी. तो मेरा टारगेट रहेगा 1.5 घंटे में मैं अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा. और
उसके बाद आधा घंटा हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, राइट? बट टेक माय वर्ड सर, मैं आपको 1.5 घंटे में मैं जीरो से हीरो नहीं बना सकता। यहाँ पे आज का हमारा टारगेट ये है कि आपको मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, और अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया और उस समझने के बाद आपने 2-3 बार एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद आप दोबारा एक सेमिनार 15-20 दिन बाद या 25 दिन बाद राजेश भैया को बोल के, चाहे मुझे बुलाएं चाहे एबीसीडी किसी और स्पीकर को बुलाएं, क्योंकि आपको कंटेंट भी अलग अलग जानने जरूरी है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, तो उसको आप ट्रीटी वाइज पूछे, भाई तू मेरे को, हमने एमएलआई तो पढ़ लिया नितिन से, अब हमें ट्रीटी वाइज 4 बार ट्रीटी वाइज कुछ करके दिखा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एमएलआई बेटर। लेकिन उसके लिए आपको घर पे पहले होमवर्क भी करना पड़ेगा। जैसे आज मैं जो पढ़ाऊंगा वो घर पे दोबारा यूट्यूब जब भी ये लगाएंगे और घर पे पढ़े भी कि एमएलआई क्या है, थोड़ा हफ्ता 10 दिन लगाए, उसके बाद राजेश भैया को बोले भैया 3-4 दिन 5 दिन बाद या 10 दिन बाद एक स्पीकर से बात कर ले, चाहे नितिन से बात कर ले या एबीसीडी किससे बात भी कर ले, वो ट्रीटी वाइज भी वर्किंग कर ले। तो जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आप एमएलआई पे महारत नहीं हो पाएगी। और मैं बताऊं आपको, आने वाले टाइम में जिस तरीके से इंडिया काम कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है सर, चाइना से बहुत सारी कंपनीज वांट टू कम टू इंडिया। और आप मान के चलना, मैं ये तो नहीं कह रहा कि सारी चाइना से उठ के सब कुछ इंडस्ट्री इंडिया में आ जाएगी, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्री अब इंडिया में आ जाएगी, क्योंकि हमारा कंपटीटर सिर्फ वियतनाम है, वियतनाम के अलावा कोई कंपटीटर नहीं है। नॉट फिलीपींस ना कुछ, सिर्फ वियतनाम है सर। वियतनाम के साथ प्लस पॉइंट क्या है सर, वहां पे कॉम्प्लायंसेस कम है, जहां पे इंडिया ऑलरेडी वर्क ऑन कर रहा है। पर हमारे पास एक एड ऑन एडवांटेज है सर, हमारे पास जो मिनरल्स है या फिर हमारे पास जो पढ़े लिखे बच्चे हैं हमारे पास, वो वियतनाम के पास कंपेरेटिवली कम है सर। रिसोर्सेज तो है ही नहीं, मिनरल रिसोर्सेज तो है ही नहीं। बस अगर मैं स्टाफ की बात करूं, उसके हिसाब से बात करूं, तो कंपेरेटिवली हमारे पास मैन पावर ज्यादा अच्छी है कंपेरेटिवली, लेकिन उनकी मैन पावर सस्ती भी है, ये भी मान के चलिए कंपेरेटिवली। नो डाउट दे आर नॉट एट पार, बट हमसे ज्यादा कम नहीं है, लेकिन एक मिनरल रिसोर्सेज की कमी है। तो फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ चाइना से बहुत सारी इंडस्ट्री इंडिया में आ जाएगी। अब जब बहुत सारी इंडस्ट्री इंडिया में आ जाएगी तो ऑब्वियस बात है इट विल गो टू राजेश भैया, जगजीत भैया, कोहली साहब, धमीजा साहब, या मेरे पास, या और भी जितने भी लोग बैठे हैं जो नजर आ रहे हैं, मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ। सॉरी, मैं आप ये ना बोलना कि बाकियों के नाम नहीं लेंगे, बाकी लोग नजर नहीं आ रहे, तो उन्हीं के पास कंपनी आएगी। बड़ा मैं लड्डू फूटेगा, थोड़ा थोड़ा सबको मिलेगा। लेकिन जब हम उस काम करने की बात करेंगे और जो बोलेगा मैं मान ली मैं इंडिया जापान के साथ, अब मैं आपको डिस्कस करूंगा, एक 2020 से ले जाएगा। अब जापानीज बहुत सारी कंपनी इंडिया में आना चाहती हैं, इफ दे वांट टू कम टू इंडिया, तो राइट, और वो बोलेगा मैं जापान के साथ एक रॉयल्टी ले रहा हूँ, एक एफटीएस ले रहा हूँ। तो आपने मान लीजिए हाइपोथेटिकली आपको एमएलआई आपने पढ़ा नहीं, आप डीटीडब्ल्यूए के हिसाब से आपने उसका टीडीएस काट लिया या नहीं काटा, और पता लगा टीटी हमें पढ़नी ही नहीं थी। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपको, आई जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू, देन आई विल कम टू द सब्जेक्ट। तो ऐसे केस में अगर वो क्लाइंट को दिक्कत आ गई, तो क्या वो क्लाइंट आपके साथ रहेगा? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो अगर आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन पे वर्किंग करनी है, या फिर आप ये छोड़ दीजिए बाहर की कंपनी तो बाद में आएगी, आपके क्लाइंट ने बहुत ज्यादा पेमेंट करनी है, सिंगापुर करनी है, या फिर से फ्रांस करनी है, यूके करनी है, या फिर यूरोपियन कंट्रीज में करनी है, और वहां पे आपका एमएलआई का इफेक्ट आ रहा है कि टीटी भी पढ़नी है नहीं पढ़नी, तो ऐसे केस में आपने मान लीजिए 195 के टाइम पे, आजकल हमारा कंट्री जब भी हम पेमेंट करते हैं, जैसे राजेश भैया ने सर्विस दी, तो मैं डिडक्टर हो गया, मैं पेयर हो गया, और राजेश भैया हो गए पेई। तो आज जो मेरा जो सिनेरियो है, आज जो डिस्कशन का सिनेरियो है, वो टारगेट है मोस्टली सर, हम बात करेंगे पेयर की, राइट? कि मैं कोशिश करूंगा पेयर के कंटेक्स्ट में 100% समझ में आ जाए, पे के कंटेक्स्ट में आपको 75 to 80% समझ में आ जाएगा, राइट? बाकी आपको फर्दर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और एक और 10 सेमिनार और करेंगे तो ज्यादा तरीके से, और घर पे कितनी मेहनत करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो 195 के कंटेक्स्ट में आपको मैं मोटा मोटा टारगेट होगा 100% क्लैरिटी दे दूं, ठीक है सर, राइट? सब्जेक्ट टू आप घर पे कितनी पढ़ाई करते हैं, राइट? आई एम शेयरिंग माय पीपीटी नाउ, गिव मी अ मिनट सर। पीपीटी नजर आ रही है सर आपको? यस यस सर। So first, let us start the session. सर मैंने जो सब्जेक्ट है दैट इज इम्पैक्ट ऑफ एमएलआई इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/2020। मैंने बताया सर एमएलआई इज मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट। पहली बात तो ये मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट क्यों बना, मैं एग्जांपल, ये 4 बंदे मेरे सामने हैं तो मैं 4 बंदों का एग्जांपल ले लूंगा, राइट? हाँ, तो जैसे राजेश भैया एक कंट्री है, सुनील धमीजा जी एक कंट्री है, जगजीत जी एक कंट्री है, और नितिन गनवर एक कंट्री, राइट? अब होता क्या है, मान लीजिए मैं इंडिया मॉरिशस की बात करूं, ठीक है? तो मॉरिशस की कंट्री करीबन 82 में साइन हुई थी, और करीबन 91-92 में, जब आपको याद होगा सर, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सारे दरवाजे खोल दिए थे, तो उस टाइम पे पैसे चाहिए थे। तो 91, 92, 93 के बाद सर इस ट्रीटी का बहुत बेनिफिट उठाया गया, बहुत सारे पैसे इंडिया में आए भी, और जितने भी आज की डेट में अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं
तो ड्यू टू 91 में जो मनमोहन सिंह जी ने खोला था उसी के बेनिफिट उठा रहे हो, राइट नाउ। अब हुआ क्या, जब होता क्या, जब व्यक्ति को खाना भूख लगती है तो बंदा कहता चल यार आन दे आन दे आन दे आन दे। अब 2010-11 के बाद इंडिया को क्या लगा, यार नहीं मेरा पेट भर गया, मेरे पास जो फॉरेन रिजर्व्स थे जो कहीं पे पहले नेगेटिव जा रहा था, जहाँ पे मैंने, आपको याद होगा चंद्रशेखर जी ने, आपको याद होगा एक बार वो क्या नाम है, सोना भी गिरवी रख दिया था, आपको याद है राइट। तो जहाँ पे फिर 92-93 में जब मनमोहन सिंह जी आए थे तो उन्होंने जब चेंज किया था, ही हैज चेंज्ड ऑल द सिस्टम 1991 में आसपास, तो उसके बाद सर फॉरेन रिजर्व्स हमारे बहुत अच्छे क्रिएट हो गए, और 8-9-10 के बाद तो हमारा रिजर्व्स इज क्वाइट एनॉर्मस। अब इंडिया कहता है यार मुझे जरूरत नहीं है मॉरिशस की। जब इंडिया कहता है मॉरिशस की जरूरत नहीं है तो उसने मॉरिशस को बोलना शुरू किया, यार लेट अस रीनेगोशिएट द ट्रीटी। जो तू कर रहा है, जो तेरे थ्रू पैसे आ रहे हैं ना, सब चोरी के पैसे, सब गलत पैसे, तो मुझे रीनेगोशिएट कर दे। करीबन 8 साल लग गए, 2018 में एंड में जाके मॉरिशस ने जाके साइन किया, ठीक है लेट अस चेंज द ट्रीटी। अब देखिए सर, एक ट्रीटी को तकरीबन 8 से 10 साल लग रहे हैं। जैसे मैं अगर इंडिया यूएस की बात करूं तो सर यूएस की ट्रीटी करीबन 1969 से नेगोशिएट होनी शुरू हुई थी, तो करीबन 1989 में जाके इन्होंने नोटिफाई किया, नोटिफाइड ऑलमोस्ट आफ्टर 20 ईयर्स। तो देखिए करीबन 8 से 20 या 25 साल लग रहे हैं एक एक ट्रीटी को साइन होने में। हांगकांग की ट्रीटी करीबन आप देखिए सर 2018 में जाके साइन हुई थी, 19 से नोटिफाई है, 1/4/2019 से नोटिफाई है, जबकि हांगकांग हमसे नेगोशिएट कर रहा है करीबन 20-25 साल से। वो कह रहा है भाई मैं चाइना का पार्ट नहीं हूं, मुझ पे इंडिया चाइना की ट्रीटी लगती नहीं है, मैं चाइना के अंडर आता हूं, लेकिन ड्यू टू 1997 के एक्सीडिशन के बाद, तो जब आपने यूके से इन्होंने वापसी लिया था चाइना ने, तो उसमें बोला गया था कि फाइनेंस और टैक्स के लिए सर हांगकांग के पास अपनी एक पावर होगी टू लेजिस्लेट द लॉस। इसलिए सेक्शन 90A भी लेके आए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जहां पे उन्होंने बोला स्टेट जो किसी कंट्री के नीचे आते हैं जिसके साथ ट्रीटी आप कर सकते हो। तो अभी देखो सर, आज की डेट में अगर मैं बायोलेटरली अगर कोई चीज रीनेगोशिएट करना है या नेगोशिएट करना है तो मुझे 8 से 20 साल या 25 साल लग रहे हैं। अब इन्होंने सिस्टम क्या लगाया, लेट अस साइन अ मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट, मतलब अब करीबन 125 कंट्री सब इकट्ठे हुए 2013 के अंदर, जहां पे उन्होंने बोला कि लेट अस यूनाइट टुगेदर, हम अपना कॉमन कंसेंसस बनाते हैं, और एक ही ट्रीटी को सब साइन जब करेंगे, एक ही ट्रीटी में सब साइन करेंगे तो सारी ट्रीटी सर एक झटके में सर चेंज हो जाएगी। अब हुआ क्या सर, हमारे यहाँ क्या है, 125 ट्रीटी से 2013 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ वेब्स का, मैं डिस्कस करूंगा आगे आपको। लेकिन हुआ क्या, यूएस वाज पार्ट टू इट, व्हेन यूएस वाज पार्ट टू इट, तो यूएस के केस में क्या हुआ सर, एक सेकंड बोलिए, यूएस सर यूएस वाज पार्ट टू इट, व्हेन यूएस वाज पार्ट टू इट, तो आपने कई बार, आपने कोहली साहब ये भी फील किया होगा, आपके ना कभी कुछ बहुत सारे दोस्त होते होंगे, 5 से 10-12 दोस्त होते हैं, जब आप इकट्ठे घूमने का बाहर प्रोग्राम बनाते थे कोविड-19 से पहले, दोस्त होते ना फैमिली के साथ, तो एक दोस्त आपका ऐसा भी होता होगा जो बोलता होगा यार कोहली साहब तुझे कहोगे यार ऐसा करने, यार सिंगापुर चलने हैं, वो कहता ना ना स्विट्जरलैंड चलने हैं, मतलब सारी चीज अपने हिसाब से बनाने के बाद, सब कुछ बनाने के बाद फिर कोहली साहब ने बोला चल ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, इस बार थोड़ा फालतू खर्चा हो जाएगा, लेट अस मेक फॉर स्विट्जरलैंड। और एंड में वो क्या कहता है, यार मैं तो नहीं जा रहा, मेरी मदर मना कर रही है या मेरी वाइफ मना कर रही है, मेरे बच्चे नहीं मान रहे, मतलब सारा प्रोग्राम उसने अपने हिसाब से बना लिया और सब कुछ चेंज करा दिया, आपकी सारी चीजें चेंज करा दी, और एंड में क्या है सर, खिचड़ी को खराब कर दिया। वही काम यूएस करता है। यूएस ने क्या किया सर, पहले करीबन 125 कंट्री का पार्ट बना, और उसने जब वेब्स एक्शन प्लान डिस्कस होना शुरू हुआ, उसने बोला एक्शन प्लान करीबन 15 के आसपास बने, और 14 एक्शन प्लान में उसने बोला यार ये चीज ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। जब पूरी खिचड़ी किसी तरह से बन गई, लोगों की एक्सेप्टेंस मोटी मोटी आ गई, अब वो कहता नहीं मैं साइन नहीं करता। जब आपने एमएलआई को साइन ही नहीं किया, तो इसका मतलब सर इंडिया के साथ अगर यूएस ट्रीटी अगर आप पढ़ना चाहोगे और एमएलआई पढ़ना चाहोगे तो ट्रीटी एप्लीकेबल ही नहीं होगी, ट्रीटी आपकी एप्लीकेबल ही नहीं होगी। क्यों सर, अगर आप मैं डिजिटल टैक्सेशन की बात करूं, जैसे मैं जितनी भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री है जितनी भी है, चाहे आप फ्लिपकार्ट की, और फ्लिपकार्ट तो इंडियन है खैर, अगर आप अमेजन की बात कर लो या फिर आप जितनी भी बाहर की कंपनीज की बात कर लो, आज की डेट में ई कॉमर्स में सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको आ रहा है, फेसबुक की बात कर लो, आप माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लो, सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे आ रहा है, गूगल पे किस पे इंपैक्ट आ रहा है, द मेन इंपैक्ट इज ऑन यूएस कंपनी। तो इसीलिए उसने जानबूझकर क्या किया सर, उसने बोला पहली बात तो डिजिटल टैक्सेशन के अंदर एमएलए का पार्ट कुछ नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरा, उसने बोला वेब सेशन प्लान 1 के अंदर कि डिजिटल टैक्सेशन के अंदर हम आपको 3 ऑप्शन देते हैं, और तीनों के तीनों ऑप्शन आपको कोई एक आपको डोमेस्टिक टैक्स लॉ में बनाना पड़ेगा। अब उसने ऑप्शन क्या दिया था, पहला उसने बोला भाई साहब ये काम करो, या तो आप विदहोल्डिंग टैक्स काट लो, या फिर इक्वलाइजेशन लेवी लगा दो, या फिर आप साथ के साथ व्हाट यू कॉल्ड इट एससीपी लगा दो, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। अब हुआ क्या, इंडिया ने और को एंड पढ़ लिया, और इंडिया ने क्या बोला
कि भाई मैं तो तीनों ही लगाऊंगा। तो इंडिया ने क्या किया सर, विद होल्डिंग टैक्स 194 ओ लगा दिया, इस साल लगाया 194 ओ। सर एससीपी 2018 में आया, अब 2020 की डेफिनेशन में इन्होंने चेंज कर दिया। पर मेरा मानना है आज की डेट में जो अमेंडमेंट है, दो इट इज नॉट माई सब्जेक्ट टुडे, मेरा आज की डेट में मानना है इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड, क्योंकि बिजनेस इन इंडिया टैक्सेबल होता है सर, बिजनेस विद इंडिया टैक्सेबल नहीं होता। और यहाँ पे इन्होंने बिजनेस विद इंडिया कर दिया डेफिनेशन चेंज करके, ठीक है जी। साथ के डिक्लेरेशन लेवी सबको पता 2016 में था, अब 20 के अंदर एक और चीज डाल दी, जहां पे उन्होंने बोला आप ई कॉमर्स से कुछ माल लेते हो, तो कंपनी से काम लोगे तो आपको रेगुलेशन लेवी जमा कराना पड़ेगा 2% की। ये तो कंटेक्स्ट हो गया इंडिया यूएस की। अब क्वेश्चन नहीं उठता है यार ये एमएलआई लगेगा किस पे। मैंने आपको बताया अभी शुरुआत में, बिफोर सेशन स्टार्ट हो रहा था तो हम इनफॉर्मल डिस्कस रहे थे, करीबन 28 कंट्री के साथ आपका सर ये एमएलआई लगेगा। अब किस किस कंट्री के साथ नहीं लगेगा सर, समझिए मेरी बात। होता क्या सर, हम चारों हैं, हम चारों ने क्या पहली बात एमएलआई एग्रीमेंट पे साइन किया है या नहीं किया। जैसे बताऊंगा आपको, करीबन अगर इंडिया के साथ 94 ट्रीटीज है, करीबन 21 कंट्री ऐसी हैं इंडिया के साथ वाली जिनके साथ ट्रीटी है, जैसे श्रीलंका, यूएसए, ब्राजील। एक कंट्री कुछ ऐसी है, 21 कंट्री कुछ ऐसी है जिन्होंने एमएलआई पे साइन ही नहीं किया। जब मैंने एमएलआई पे साइन ही नहीं किया तो इसका मतलब एमएलआई तो इफेक्टिव होगा ही नहीं उस पे, राइट। अब कुछ कंट्री कैसी है, ये मान लीजिए हाइपोथेटिकली मैंने और जगजीत भैया ने साइन तो कर दिया, पर मुझे डॉक्यूमेंट भी फाइनल जमा कराने थे। मैं इंडिया हूं और जगजीत भैया मान लो से हाइपोथेटिकली कोई ऐसी कंट्री है जिन्होंने अभी डॉक्यूमेंट जमा कराने, इन्होंने अगर डॉक्यूमेंट भी जमा नहीं कराए तो भी एमएलआई मुझ पर इफेक्टिव नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। अब हाइपोथेटिकली डॉक्यूमेंट इन्होंने फाइनल जमा करा दिए, मैंने भी जमा करा दिए, बट हुआ क्या, मैंने रिजर्वेशन लगा दी कि भाई मैं जगजीत जी साहब के साथ और कोहली साहब के साथ ये नहीं पढ़ूंगा। जैसे मैंने इंडिया ने क्या किया, चाइना और मार्शल आइलैंड के साथ बोला मैं एमएलआई को नहीं पढ़ूंगा। चाइना वाला मैं समझाऊंगा आगे आपको कि चाइना के ऐसा क्यों किया। ऐसे ही सर कुछ कंट्री ने बोला हम इंडिया के साथ नहीं एमएलआई पढ़ना चाहते। वो कौन सी है सर, मॉरिशस सर, उसके बाद सर आपकी जर्मनी, और उसके बाद एक है जर्मनी, मॉरिशस और एक कंट्री और है, नाम भूल गया, चलो मैं अभी नाम याद आएगा मैं नाम बता दूंगा। जर्मनी, मॉरिशस और एक कंट्री और है। 3 कंट्री ने बोला हम इसके साथ पढ़ेंगे नहीं, राइट। अब इन 3 कंट्री ने बोला जब हम पढ़ेंगे नहीं तो इसका मतलब सर करीबन ये 5 कंट्री तो मोटी मोटी बाहर हो गई, मोटी मोटी बाहर हो गई। तो अब एमएलआई पढ़ना कैसे, जब एमएलआई पढ़ना है तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ 28 कंट्री पे कैसे एप्लीकेबल, इसको आगे पढ़ते हैं, राइट। अब मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ हम कैसे पढ़ेंगे, व्हाट इज द नीड फॉर एमएलआई, की टर्म्स, राइट, एंट्री इनटू फोर्स, एंट्री इनटू इफेक्ट, स्नैपशॉट, उसके बाद प्रीएम्बल, प्रिंसिपल प्रोटेस्ट, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। सर ये 5, 6, 7, 8, 9 एंड में हम क्वेरी सेशन में ले लेंगे टीआरसी। हम ये भी चेक करेंगे क्या मैंने टीआरसी अगर आपको सिर्फ मिल गया, क्या वो सारे टेस्ट पास हो गए, क्या टीआरसी रेलिवेंट है या नहीं। अब आज के कंटेक्स्ट में ये सर वो डिस्कस कर लेंगे सर, राइट सर। ये छोटी छोटी ग्लॉसरी है, एक्ट, एओ, सीबीडीटी, देन सेंट्रल गवर्नमेंट, डीटीडब्ल्यूए, एफटीएस, टैक्स पीरियड, कैलेंडर ईयर, सीटीए। सर सीटीए का मतलब क्या है सर, कोई भी डीटीडब्ल्यूए अगर मान लीजिए मेरे और राजेश भैया के बीच में हुआ और मान लीजिए मैंने भी साइन कर दिया एग्रीमेंट, भैया ने भी साइन कर दिया, मैंने भी डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, इन्होंने भी डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, इन्होंने भी मुझे नोटिफाई कर दिया, मैंने भी इनको नोटिफाई कर दिया। अब ऐसे केस में डीटीडब्ल्यूए का मतलब अब सीटीए हो जाएगा। पर अगर मान लीजिए इसमें कोई भी कंडीशन खत्म है, मान लीजिए मैंने साइन ही नहीं की, या मैंने साइन तो करी पर अभी तक जमा ही नहीं किए, या फिर मैंने साइन भी कर दी जमा भी करा दी लेकिन मैं रिजर्वेशन लगा दी कि मैं राजेश भैया के साथ नहीं पढ़ूंगा, या राजेश भैया ने रिजर्वेशन लगा दी मैं नितिन के साथ नहीं पढ़ूंगा, तो ऐसे केस में भैया ये डीटीडब्ल्यूए ही रहेगा, सीटीए नहीं बन पाएगा। तो सीटीए तभी बन पाएगा जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, राइट सर। देन एनआर, पैन, सुप्रीम कोर्ट, टीआरसी, अंडर सेक्शन, विद होल्डिंग टैक्स। कई बार आपके दिमाग में कंफ्यूजन ये आता है यार ये डब्ल्यूएचटी और ये सर टीडीएस में फर्क क्या है। सर हमेशा ये मान के चलिएगा सर, जब मैं डोमेस्टिक टैक्स लॉ में कोई टैक्स का आपका काट रहा हूं तो ये टीडीएस है, अगर मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन के कंटेक्स्ट में कोई टीडीएस काट रहा हूं तो वो विद होल्ड टैक्स है। सर सिनोनिम वर्ड है सर, मतलब एक ही है पर बोलने का ढंग फर्क है, ठीक है। अगर मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन में काटूंगा तो डब्ल्यूएचटी, अगर मान लीजिए ये मैं इंडिया कंटेक्स्ट में काटूंगा तो टीडीएस, ठीक है सर। सिनोनिम वर्ड है, कोई चेंज नहीं है सर, ठीक है। ओवरव्यू, पहली बात हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं आज की डेट में, मैंने बोला सर ये इंपैक्ट ऑफ एमएलआई क्योंकि 195 पे क्या पड़ गया, 15 सीए 15 सीबी के ऊपर फर्क पड़ेगा। पहला सबसे क्वेश्चन सर कि सबसे पहले सर आप देखिए सर 271 आई, मान लीजिए मैं जगजीत को कुछ पेमेंट कर रहा हूँ और मान लीजिए मेरे को टीडीएस काटना था, 15 सी जमा कराना था और मैंने मान लीजिए 15 सीबी जमा नहीं कराया, तो ऐसे केस में 1 लाख की पेनल्टी लग सकती है, राइट। साथ के साथ अगर मान लीजिए एक 15 सीबी जाना था, एक सीए ने सर्टिफिकेट देना था, और आज की डेट में सर्टिफिकेट में क्या होता है, हर बंदा जानता है कोहली साहब आज की डेट में मतलब इंटरनेशनल एक्सपर्ट है,
तो पीछे इन्होंने एफटीएस के बहुत सारे सर्टिफिकेट बनाए, कुछ सिंगापुर के बनाए, कुछ यूएस के बनाए। अब हुआ क्या, एक सीए भाई ने कोहली साहब को फोन किया, कोहली साहब वो आपने पीछे मैंने सुना था आपने 15 सीए बनाया, किसी एक कॉपी 15 सीबी की कॉपी भेज दो। तो कोहली साहब ने पूछा भी भाई तू अपनी डिटेल बता दे, बोले नहीं सर आप कॉपी दे दो बाकी मैं बना लूंगा। तो पता लगा उसी कंट्री जो इंडिया जर्मनी थी, और कोहली साहब ने सिंगापुर वाला भेज दिया। अब सिंगापुर में क्या है सर, मेक अवेलेबल क्लॉज है। मेक अवेलेबल क्लॉज का मतलब होता है सर यू शुड लर्न द नॉलेज ऑल्सो। तो सर ने बोला क्योंकि सिंस दिस नॉलेज इज नॉट मेक अवेलेबल टू यू बाय द सिंगापुर पीपल टू इंडिया, तो ऐसे केस में ये एफटीएस आर्टिकल एफटीएस नहीं लगेगा, ये बिजनेस इनकम है क्योंकि पी इंडिया में नहीं है और टैक्सेबल नहीं बनेगा। अब इंडिया जर्मनी में आप मेक अवेलेबल क्लॉज नहीं भर सकते, पर मैं उस व्यक्ति ने क्या किया, सर की कॉपी की, मेक अवेलेबल क्लॉज लिखा, उठा के सर 15 सीबी छाप के दे दिया। सर टेक माय वर्ड सर आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले सर अब 15 सीबी पहले चेक होता था 2 साल या 3 साल बाद, पर अब आज की डेट में सर 6-6 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने में नोटिस आ रहे हैं लोगों के पास। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं सर, इंडिया के पास नो डाउट आज की डेट में सर फॉरेन रिजर्व बहुत ज्यादा है, फॉरेन डॉलर्स, यूएस डॉलर का रिजर्व, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या कह रहा है कि भाई अननेसेसरी बाहर भी भेजोगे। अभी आप देखोगे 2020 का जब आपने जब आपने फाइनेंस एक्ट पढ़ा होगा, तो एलआरएस लिबरल रेमिटेंस स्कीम पे भी इन्होंने क्या बोल दिया, जबकि मेरे पैसे में अपने आप को भेज रहा हूं बाहर। सर क्या कोई व्यक्ति अपने आप से प्रॉफिट कमा सकता है क्या? नहीं कमा सकता। अगर मान लीजिए मैंने कोई अपने बच्चे को, मेरा बच्चा बाहर पढ़ रहा है, इंडिया से बाहर पढ़ रहा है, मैं उसकी स्कूल फीस पे कर रहा हूं, या फिर कोई बीमार है मैं उसकी पेमेंट कर रहा हूं, क्या वो इनकम बन जाती है? सर वो इनकम नहीं है। उसके बावजूद वो क्या कह रहा है, आप एलआरएस पे 5% टीडीएस काटो। सर 194N में क्या हो रहा है, अगर आपने कैश विड्रॉ किया तो बोले आपने अपना पैसा विड्रॉ किया है, सर बैंक आपका सर टीसीएस काटेगा। यही हो रहा है सर 194N के अंदर, यही तो बोल रहा है टीडीएस काटेगा। नो डाउट इट इज ऑलरेडी बीन चैलेंज इन मद्रास हाई कोर्ट एंड केरला हाई कोर्ट। सर मद्रास हाई कोर्ट में आई बिलीव 3rd वीक ऑफ मई में थी, अभी पता लग जाएगा डेट का क्या रहा उसका, और करीबन 15 जून को डेट है इसकी शायद आपकी इन केरला हाई कोर्ट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के एस्पेक्ट पे ऑलरेडी ये आगे अपील हो चुकी है, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। पर मेरे हिसाब से मानना है कि 194N में जब आप बात करते हो, 4.1 में जब तक इनकम नहीं बनेगी तो 4.2 में टीडीएस जो सेक्शन 4.2 है उसमें टीडीएस की लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो 4.2 क्या बोलता है, वो जो इनकम लिखी है ना सेक्शन 4 में, उस पे आपको सर टीडीएस से इनकम काटना है, एडवांस से जमा करना, राइट नाउ। तो कट एंड पेस्ट वाला झगड़ा मैंने आपको बता दिया। और मान लीजिए अगर 271J की पेनल्टी किसी सीए को लग गई, सर वो 10,000 पे सिर्फ नहीं है, तो डिस्प्लिनरी कमेटी याद कर रही है सर आपको, राइट। तो अगर आप सर्टिफिकेट गलत दे रहे हो और 10,000 की अगर आपने पेनल्टी दे दी और ये प्रूव हो गया प्रोफेशनल नेग्लिजेंस है जिसकी वजह से आपने गलत सर्टिफिकेट दिया है, तो अब ये मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट कमेटी ऑफ आईसीआई भी सर लेटर भेजेगी। ये तो हो गया नेगेटिव आउटलुक। अब पॉजिटिव आउटलुक क्या है सर, हाइपोथेटिकली किसी ने एमएलआई पढ़ लिया और एमएलआई पढ़ने के बाद मान लीजिए उसने बता दिया भाई साहब आप तो एमएलआई पढ़ने के बाद आपको तो टीटी का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। या फिर जब हम डिस्कस करेंगे, अभी मैं कुछ चीजों पे आऊंगा, अभी जब मैं परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की बात करूंगा तो मैं आपको कुछ मॉडल्स बताऊंगा आज की डेट में, जो मॉडल्स चल रहे हैं आज की डेट में, चाहे लाइजन ऑफिस हो चाहे एजेंसी पी हो, तो आने वाले टाइम पे आपको मॉडल्स भी चेंज करने पड़ेंगे। तो अपने क्लाइंटों को बताना पड़ेगा भाई अब ये बिजनेस मॉडल नहीं चलेगा, आपको बिजनेस मॉडल चेंज करके यहां से कुछ और करना पड़ेगा, वो मैं समझाऊंगा क्या क्या होगा। अगर मान लीजिए आपने सही टाइम पे एडवाइस दे दिया, आज की डेट में आपने पढ़ के कुछ और पढ़ाई करके अपने क्लाइंट का बिजनेस मॉडल समझा, उसे बोला कि भाई तू परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में फंस सकता है, पर अगर तुमको परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से बाहर निकलना है तो अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर। जब तू बिजनेस मॉडल चेंज करेगा तो सर उसका हर चीज चेंज होगी, चाहे जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट पर्पस हो, तरीका हो उसका, एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग हो। और जब वो चेंज होगा तो ऐसे केस में सर आज की डेट में पैसे कौन कमाएगा, आप ही कमाओगे। तो सर इसलिए एमएलआई पढ़ना बहुत जरूरी है सर। एक होता है पोस्टमार्टम, एक होता है प्रिवेंटिव। सर मेरा टारगेट क्या है, मैं प्रिवेंटिव काम करूं और उससे पैसे कमाऊं, पोस्टमार्टम से काम करने का फायदा नहीं है, राइट सर। होता क्या है सर, ये कुछ इश्यूज आते हैं जब आप डबल टैक्सेशन की बात करते हो, तो 4-5 इश्यूज आते हैं। इश्यूज क्या आते हैं, जैसे सोर्स, कई बार आपने देखा होगा 2 कंट्री में झगड़ा क्या होता है कि वो बेप्स की जब हम बात करते हैं, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, तो बेप्स मतलब बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, क्यों होता है ये समझिए सर। पहली बात तो सर सोर्स का झगड़ा होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अगर आप कभी भी कोई इंटरनेशनल टैक्सेशन में कभी कोई सेमिनार अटेंड कर रहे होंगे, तो जब भी वो सेक्शन 9 की बात करता है कोई व्यक्ति, तो सेक्शन 9 में वही बोलता है कि भाई सेक्शन 9 हमेशा नॉन रेजिडेंट के लिए पढ़ा जाता है। तो जो व्यक्ति ये बोलता है कि सेक्शन 9 सिर्फ आप नॉन रेजिडेंट के लिए पढ़ते हो, या तो उसे इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में ज्ञान नहीं है, या उसको सेक्शन 9 का पर्पस नहीं पता। बताता हूं आपको सेक्शन 9 क्या करता है, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लीजिए हाइपोथेटिकली
मैंने कोई सर्विस, सर मैं यूएसए का सिटीजन हूं और मैंने सर्विस यूएसए में दी, आपको पुलिस आपको सर्विस दी, राइट? सिंस मैंने सर्विस यूएसए में दी और मैं रहता भी यूएसए में हूं, तो क्या वो इनकम एक्रूराइज इन इंडिया होगी? नहीं होगी सर। वो इनकम एक्रूराइज कहां पे होगी? इन यूएस। ठीक है सर, एक्रूराइज कहां पे होगी? यूएस में। बट सर इंडिया 9 सेक्शन 9 क्या कहता है? कहता है यार इनकम एक्रूराइज तो बाहर हो रही है, पेमेंट कौन कर रहा है? सर रेजिडेंट पेयर कोहली साहब कर रहे हैं, और ये यूज भी मान लो सर्विस इंडिया में हो रही है, वो सर्विस भी यूज भी इंडिया में हो रही है। तो ऐसे केस में वो कहता है भाई साहब मैं ये मानूंगा, मैं डीमिंग मान रहा हूं कि जो इनकम एक्रूराइज बाहर हुई है, इट इज डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया ऑल्सो। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो इनकम एक्रूराइज बाहर हुई है, सर्विस मैंने इंडिया से बाहर दी है, मैंने यूएस में दी है, क्योंकि ये सर्विस यूएस इंडिया में यूज हुई है और पेयर भी इंडियन है, तो ऐसे केस में ये मानूंगा डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया ऑल्सो। ऐसे केस में ये इनकम इंडिया में भी टैक्सेबल होगी। अब ऐसे केस में सर कब कब आप ये रेजिडेंट के कंटेक्स्ट में पढ़ोगे? तो ऐसे पढ़ोगे सर, मान लीजिए जजीत भैया मान लीजिए स्विट्जरलैंड गए और स्विट्जरलैंड जाके उन्होंने कोई सर्विस प्रोवाइड कर दी, किसी व्यक्ति को दे दी। जब सर्विस दे दी तो ऐसे केस में जब जजीत भैया ने सर्विस दे दी और मान लीजिए, क्योंकि वो स्विट्जरलैंड वाला जजीत भैया का वो टीडीएस काटेगा क्योंकि वो इनकम एक्रूराइज स्विट्जरलैंड में हुई सर, ये सर नो, ठीक है जी। जब वो सर्विस बाहर हुई लेकिन वो जो सर्विस दी गई उसका यूज इंडिया में हो रहा है, उसका यूज इंडिया में भी हो रहा है, मैं क्लियर हूं आपको? तो सिंस अब वो जो सर्विस है वो डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया भी हो गई सर, डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया भी हो गई। अगर मान लीजिए अब ऐसे केस में अगर तो इंडिया स्विट्जरलैंड का ट्रीटी है, जो एक्चुअली है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए इंडिया स्विट्जरलैंड का ट्रीटी नहीं होता या फिर वो उस कंट्री में जाके सर्विस देते जहां पे आपका ट्रीटी नहीं होता, सेक्शन 91 में आपको सर फॉरेन टैक्स रेट मिलता है। तो ऐसे केस के अंदर, एफटीसी के केस के अंदर सर आप ये मान के चलिए, क्योंकि ये इनकम उस कंट्री में दी है जहां पे जो एक्रूराइज इन दैट कंट्री हो रही है, साथ के साथ डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया भी हो रही है, तो ऐसे केस में उस टैक्स का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो जजीत भैया को वहां पे भी टैक्स देना पड़ेगा, डबल टैक्सेशन हो जाएगा। दिक्कत वहीं पे है जहां पे ट्रीटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, मैं क्लियर हूं आपको सर, राइट? कि जहां पे आप सेक्शन 91 पढ़ते हो वहां पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है फॉरेन टैक्स रेट उसी बात का मिलेगा जो इनकम डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया नहीं होती। क्लियर सर, राइट? दूसरा सर, दूसरा केस आता है रेजिडेंट स्टेट। अब मान लीजिए किसी कंट्री की कोई, मान लीजिए यूके की कंपनी है, यूके कंपनी है, वो इनकॉर्पोरेट इंडिया यूके में, बट उसका प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट मान लीजिए इंडिया में भी, राइट? अब पोएम और उसका इंडिया में भी है, तो इंडिया कहेगा भाई तू मेरे यहाँ का भी रेजिडेंट है, जबकि सर यूके बोलेगा तू मेरे यहाँ का भी रेजिडेंट है, राइट? यही बोलेगा सर। तो जब आप डुअल रेजिडेंट में झगड़ा होता है तो ऐसे केस में क्या होता है सर आप ये चेक करते हो एंड में टाई ब्रेकर टेस्ट के बाद कि वो किस कंट्री का रेजिडेंट बन जाता है। और लेकिन टेक माय वर्ड सर, जब आप 195 के कंटेक्स्ट से बात करोगे, मान लीजिए ये प्रूव हो जाता है, मैं एग्जांपल पूछ रहा हूं आपसे कि 195 में अगर ये प्रूव हो जाता है कि यार ये तो इंडिया का रेजिडेंट है, ये कंपनी इंडिया की रेजिडेंट है, तो ऐसे केस में वो टीडीएस आप कैसे काटोगे? 194 में काटोगे, 195 में काटोगे? सर आप टीडीएस काटोगे 195 में, इवन दो दैट फॉरेन कंपनी रेजिडेंट। व्हाई सर? सेक्शन 195 कुछ ऐसे बोलता है, एनी सम any person responsible for making payment to a non-resident not being a company or to a foreign company। मतलब फॉरेन कंपनी के लिए सर नॉन रेजिडेंट होना जरूरी नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, वो क्या बोलता है? एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल मेकिंग पेमेंट टू अ नॉन रेजिडेंट नॉट बीइंग अ कंपनी और टू अ फॉरेन कंपनी। क्योंकि अगर आपकी फॉरेन कंपनी है, चाहे आप इंडिया के रेजिडेंट हो चाहे आप सर बाहर के रेजिडेंट हो, आपका टीडीएस 195 में ही कटेगा। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो कभी आप भी कंफ्यूज ना हो जाए, यार ये तो कंट्री अब आपका पोएम इंडिया में है तो अब तो टीडीएस मेरा 194 में कटेगा। सॉरी, तो टीडीएस का 195 में कटेगा। यस सर, राइट? इनकम कैरेक्टराइजेशन सर, कभी कभी अभी मैं जब आपको हाइब्रिड मिसमैच की बात करूंगा, कभी कभी कुछ इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट सर जुडिशन ऐसे यूज करते हैं, वो वहां पे तो लोन होता है पर इंडिया में सर शेयर की तरह होता है। वहां पे तो डेट बन जाएगा पर यहाँ पे शेयर बन जाएगा। तो होगा क्या? वहां पे तो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी, पर यहाँ पे जब रिसीव करोगे तो डिविडेंड की रिसीव हुआ, तो ऐसे डबल डिप मिल जाएगा। मतलब सर इंटरेस्ट जब वहां पे आपने पे किया तो खर्चे में क्लेम हुआ, नो डाउट आपने टैक्स काटा, पर जब यहाँ पे आपने रिसीव किया एज शेयर्स, राइट? तो व्हाट इज दिस? इट इज नथिंग बट सर आपका सर हाइब्रिड मिसमैच, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स की बात करता है। या फिर मैं लीगल एंटिटी की बात करूं जहां पे हाइब्रिड सर हाइब्रिड एंटिटीज की बात करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं सर, अगर मैं पार्टनरशिप कंसर्न की बात करूं, मेरी और राजेश जी की मान लीजिए कोई पार्टनरशिप है, हाइपोथेटिकल, राइट? अगर मैं इंडिया में कुछ पैसे कमाते हैं तो सर टैक्सेशन किसको लगता है? सर पार्टनरशिप को या मेरे को, राजेश जी को? सर ये क्लासिकल सिस्टम होता है, पहले फर्म को लगता है,
उसके बाद जो प्रॉफिट शेयर होता है वो मेरे और राजेश जी के हाथ में भी टैक्स होता है। आप बोलोगे सर टैक्स तो होता ही नहीं। सर आप एकदम सही कह रहे हैं सर, वहां पे 10(2)(a है, सेक्शन 10(2)(a है। अगर सेक्शन 10(2)(a) नहीं होता तो जो प्रॉफिट का जो शेयर था वो मेरे और राजेश भैया के हाथ में भी टैक्स होता। मैं क्लियर हूं आपको सर? क्योंकि सेक्शन 10(2)(a) है, इसलिए वो इनकम एग्जेम्प्ट है मेरे और राजेश भैया के हाथ में। मैं क्लियर हूं आपको सर? सेम ऐसे ही सर कंपनी के केस में होता है। कंपनी केस में क्या होता है सर कि मान लीजिए पहले कंपनी टैक्स देती है और पहले जब डीटी पे होता था तो सर वो जो डिविडेंड था वो 1034 में एग्जेम्प्ट होता था। नाउ अब क्या कह रहा है सर, अब आप डीडीटी हट गया है तो ऐसे केस में जो रेसिपिएंट है, जो शेयर होल्डर है, उसके हाथ में टैक्स होता है। दैट इज क्लासिकल सिस्टम। अब whereas when you go to when you go to UK या फिर आप यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हो, अगर मान लीजिए जगजीत जी की और से कोहली साहब की कोई पार्टनरशिप है से इन यूके, और मान लीजिए जगजीत जी तो हैं कनाडा के रेजिडेंट और कोहली साहब है मान लीजिए जर्मनी के, तो वहां पे यूके में जब आप पार्टनरशिप कंसर्न की बात करते हो, इट इज नथिंग बट अ ट्रांसपेरेंट एंटिटी। इसका मतलब अगर भैया कुछ पेमेंट कर रहे हैं उस फर्म को, तो ऐसे केस में सर टैक्स जो टीडीएस कटेगा पहले 50% के लिए, मान लीजिए 50-50% पार्टनर है तो 50% के लिए वो पड़ेंगे इंडिया कनाडा टीटी, क्योंकि तो जी कहा के सर रेजिडेंट है, रेजिडेंट ऑफ कनाडा। और 50% के लिए पड़ेंगे सर इंडिया जर्मनी टीटी। में क्लियर हूं आपको सर? क्योंकि 50% के ओनर कौन है सर? जर्मनी, राइट? इंडिया यूके टीटी नहीं पड़ेंगे, आप क्या पड़ेंगे सर? इंडिया कनाडा टीटी एंड इंडिया जर्मनी टीटी, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट टीटी है। यहां पे टैक्स फर्म को नहीं लगता, यहां पे टैक्स किसको लगता है? सीधा ही पार्टनर को। ठीक है सर, राइट? नाउ बेस इरोजन होता कैसे? जैसे मैंने आपको बताया बेप्स में बेस इरोजन कैसे होता है, फिर मैं बताऊंगा सर आपका प्रॉफिट शिफ्टिंग कैसे होती है। ये बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग कैसे होती है वो देखिए सर। सर नॉन रेजिडेंट क्या करता है? सबसे पहला क्या तरीका करता है? वो क्या कहता है, भाई साहब मैं तो इस कंट्री का रेजिडेंट ही नहीं हूं, अगर मैं इस कंट्री का रेजिडेंट ही नहीं हूं तो मेरी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेशन नहीं होगी। अब इंडिया ने क्या, मैं साथ साथ उसको भी एक्सप्लेन करता हूं। इंडिया ने क्या बोला भाई कंपनी के केस में, भाई अगर पोयम इंडिया में है, कंपनी का पोयम इंडिया में है, प्लीज एडुकेट होता क्या था सर पहले? सर मान लीजिए राजेश भैया के कुछ क्लाइंट थे, उन्होंने दुबई में कोई कंपनी बनाई, तो राजेश भैया बोलते थे, मैं आज से 4-5 साल 6 साल पुरानी बात बता रहा हूँ क्योंकि 2015 में हुई है, तो 6 साल 7 साल पहले राजीव भैया से पूछते थे यार कि भाई साहब दुबई में कंपनी बना दी है, तो उन्होंने राजीव भैया उनको समझाते थे आप एक काम करना, दुबई में मेरे ख्याल से 3 मीटिंगें आपको जरूरत है करने की, तो ये 3 मीटिंगें आप दुबई में दिखाओ। सिंस वो क्या करते थे, सुबह की फ्लाइट से जाते थे सर, मीटिंग दिखाते थे, शाम की फ्लाइट से वापस आते थे, कुछ नहीं होता था तो घूम फिर के वापस आ जाते थे, राइट? तो हम ये दिखाते थे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज आउटसाइड इंडिया। बट प्लेस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है सर आज की डेट में? वो बोल रहा है क्या आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन इंडिया में ले रहे हैं या नहीं ले रहे? अगर आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन इंडिया में ले रहे हैं इवन दो कंट्रोल मैनेजमेंट बाहर है, तब भी सर इंडिया का रेजिडेंट होगा। अब सर इंडिविजुअल में क्या किया इस साल इन्होंने, क्या बोला कि भाई अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो और साथ के साथ आप लायबल टू टैक्स नहीं है, आपकी इनकम टैक्सेबल, तो ऐसे केस में तो भी आप इंडिया के रेजिडेंट माने जाओगे, राइट सर? दूसरा बेस इरोजन लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई साहब ये जो तो इनकम जो कमाई है ना सर, कैरेक्टराइजेशन उसका सॉफ्टवेयर नहीं, उसकी रॉयल्टी नहीं है, एफटीएस नहीं है, ये तो बिजनेस इनकम है। क्योंकि ये बिजनेस इनकम है, क्योंकि पी इंडिया में नहीं है, इसलिए टैक्सेबिलिटी नहीं बनेगी। तो इंडिया क्या कहता है, इंडिया जो भी अमेंडमेंट करता है सेक्शन 9 में करता है। आप देखोगे 2012 के बाद जितनी एक्सप्लेनेशन एफटीएस आर्टिकल में या फिर रॉयल्टी आर्टिकल में जुड़ी है, जहां पे उन्होंने बोला सॉफ्टवेयर को भी रॉयल्टी बोल दी है, तो वो काम आपने किसी और एक्ट में नहीं हुआ है। जो अमेंडमेंट चाहे इंटरनेट ट्रांसफर की बात कर लो या किसी की बात भी कर लो, सारी अमेंडमेंट सेक्शन 9 में हुई है। तो इंडिया क्या कहता है, भाई ये पहली बात तो इनकम में कैरेक्टराइजेशन आज से रॉयल्टी है, यहाँ से फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है, और साथ के साथ इनकम डीम्ड टू एक्रू राइज इन इंडिया भी हो रही है। अब साथ के साथ एक तरीका और निकालते हैं, सब लोग क्या कहते हैं कि ठीक है भैया आपने बोल दिया कि भैया मैं रेजिडेंट हूं पर ये इनकम मैं नॉन रेजिडेंट हूं, तो लेकिन ये इनकम मैंने बाहरी कमाई है, ये इनकम मैंने बाहरी कमाई है। तो ऐसे केस मैंने आपको बताया सेक्शन 9 क्या कहता है, ठीक है इनकम आपने बाहर कमाई है लेकिन ये यूज इंडिया में हुई है, इसका पेयर इंडियन है, तो इस वजह से मैं सेक्शन 9 की वजह से डीम टू एक्रूवलाइज इंडिया में प्लेस ऑफ एक्रूवल इंडिया में भी मानता हूं। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो इंडिया ऐसे अपने अपने राइट को प्रोटेक्ट करता है, राइट सर? नाउ जैसे मैंने आपको बताया सर बेस बेप्स का मतलब बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। अब एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग लोग क्या करते हैं सर, प्रॉब्लम कहां पे आती है समझिए सर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को दिक्कत है, जब 125 कंट्री ने जब एमएलआई की बात करी तो इसका मतलब बहुत सारी कंट्रीज को दिक्कत नजर आई होगी, करीबन 70-80 कंट्रियां तो ऐसी होंगी जो इंडिया की तरह होंगी। और प्रॉब्लम कहां पे आती है, जब आप कोई प्रॉब्लम आती है हर बंदा अपने पॉलिटिकल या फिर अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से सब प्रॉब्लम को अपने तरीके से सॉल्व करता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सीएफसी रिजाइन। सीएफसी रिजाइन क्या होता है सर, कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी। कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी क्या होता है सर, मान लीजिए राजेश भैया
इज अ होल्डिंग कंपनी, उन्होंने एक सब्सिडी कंपनी से किसी कंट्री बना दी, से टैक्स हेवन कंट्री में, और वहां पे सिर्फ पैसिव इनकम आ रही है। पैसिव इनकम कौन सी होती है? रॉयल्टी या इंटरेस्ट या डिविडेंड आ रहा है। अब ऐसे केस में अगर किसी कंट्री ने सीएफसी रिजाइम लगाया हो, तो ऐसे केस में क्योंकि होल्डिंग कंपनी इंडिया की है और वहां बाहर पैसिव इनकम कमा रहा है, तो जो सब्सिडी कंपनी है उसकी इनकम भी इंडिया में टैक्स होगी, चाहे पोयम इंडिया में है या नहीं है। पर इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने सीएफसी रिजाइम लेके आया, वो पोयम के थ्रू सीएफसी रिजाइम लेके आया। उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई सामने वाली कंट्री एक्टिव और पैसिव इनकम का टेस्ट पास कर लो, अगर वो पैसिव इनकम कमा रही है और सजिक जो उसके डिजन है इंडिया में लिए जा रहे हैं, तो इंडिया में टैक्सेबिलिटी होगी, वरना टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। व्हाट आई वांट टू से, सब प्रॉब्लम एक आपने सॉल्यूशन अपने तरीके से निकाल दिया, तो हुआ क्या? तो ना तो ये पोयम रहा, ना ये सीएफसी रहा। तो बहुत सारी सीएफसी ऐसी भी है जो सजिक डिजन आप जिसके इंडिया में नहीं ले रहे, उसके बावजूद अब इंडिया में टैक्स नहीं हो रही है। तो पैसिव इनकम वही इंडिया में टैक्स हो रही है जो सब्सिडी कमा रही है, जिसका पोयम इंडिया में है। अगर ये सीएफसी सीधा लेके आए होते तो सारी की सारी इनकम आप इंडिया खींच के लेके आ सकते थे। अब इस वजह से क्या होता है सर, बहुत लोग क्या होता है सर, जगजीत जी के पास जाते हैं और जगजीत जी को बोलते हैं कि भाई मैं ये 4 कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तू बता कैसे करूंगा। अब जगजीत भी आपको पता है, एवरीबडी नोज हिम, ही इज वेरी स्मार्ट, और वैसे ही मुझसे 2 दिन बड़े हैं। जब 2 दिन बड़े हैं तो इनको नॉलेज ही मुझसे ज्यादा है। तो वो क्या करते हैं सर, हर जगह देखते हैं यार अगर ये रिजाइम में लेके जा रहा हूं तो इसमें इन्होंने क्या किया, कौन सा एंटीबॉडीज लगाया, कहां पे गैप है, दूसरी कंट्री में कहां पे गैप है, तीसरी कंट्री में कहां पे गैप है। अब वो सब स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं जो मिसमैच होता है या जो गैप्स होते हैं उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। मैं क्लियर हूं आपको सर? जैसे मैं अगला कंटेस्ट लेके आऊं 94B थिन कैपिटलाइजेशन रूल्स। 94B एक सेक्शन लेके आए जहां पे उन्होंने बोला एबिलिटा के अंदर सर अगर आपका 1 करोड़ से ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो नॉन रेजिडेंट को और 30% से एबिलिटा से ऊपर हो रहा है, तो इट इज नॉट थिन कैपिटलाइजेशन प्रॉपर्ली सर। इन्होंने अपने हिसाब से एक स्ट्रक्चर बना दिया है, तो इसमें कुछ गैप रह गए। जब आपके गैप रह गए हैं तो ऑब्वियस बात है आप इसको एक्सप्लॉइट कर पाओगे। तो इसी वजह से सर जगजीत जी जैसे जितने भी प्रोमिनेंट चार्ट अकाउंटेंट होते हैं, कोहली साहब जितने प्रोमिनेंट चार्ट अकाउंटेंट होते हैं, क्या करते हैं सर, ये सारे गैप्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि देयर इज नो यूनिफॉर्म डिसीजन एज टू पर्टिकुलर इशू, राइट सर। नाउ अब सेक्शन प्लान कैसे आया सर? ये सबमिट हुआ जुलाई 2013 में, एक एडहॉक ग्रुप बनाया गया सर फरवरी 2015 में, डेप्स का फाइनल पैकेज अक्टूबर 2015 में आया और टेक्स्ट और एमएलआई अडॉप्ट किया गया एडहॉक ग्रुप ने सर नवंबर 2016 में, और फर्स्ट साइनिंग सेरेमनी शुरू हुई सर 7 जून 2017 को। सर 125 कंट्री ने मिलकर ये प्रोजेक्ट शुरू किया, ये जब जुलाई 2013 में शुरू हुआ, और एंड में साइन होते होते सिर्फ 68 कंट्री रह गई। अब करीबन 94 कंट्रीज बन गई हैं। मैंने बताया उसमें कुछ रायता फैलाने वाले थे यूएस से, राइट, जो खिचड़ी बना के रायता फैलाने के बाद फिर भाग गए, राइट सर। नाउ अब जब हम बात करते हैं सर ये व्हाट इज द इंटेंट ऑफ बेप सेशन प्लान, बेप सेशन का प्लान जैसे मैंने बताया नीड फॉर इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी ऑफ एमएनसी ऑपरेशन। हो क्या रहा है सर, जैसे हाइपोथेटिकली कोहली साहब को सबको पता है कि सब मान लीजिए वो कोलगेट के मालिक हैं, और सबको पता है इट्स नॉट ए इंडियन एमएनसी, इंडियन एमएनसी ये नहीं है, इज यूएसए एमएनसी। तो ऐसे केस में पता लगा इन्होंने एक कंपनी सिंगापुर बनाई हुई है, एक हांगकांग बनाई हुई है, एक अलग अलग कंट्री बनाई हुई है। अब ऐसे केस में क्या होता है, इनकी ट्रांसफर फैसिलिटी इंडिया में हो रही है। जब इंडिया में स्टडी हो रही है तो ऐसे केस में पुलिस से पूछा गया सर ये फंक्शन कहां परफॉर्म किए, बोले सर मैंने नहीं किए, ये फंक्शन परफॉर्म किए सिंगापुर। हमने कहा सर ये रिस्क, बोले ये रिस्क मेरे नहीं है, ये रिस्क तो उनके ऊपर है। तो मैं तो सही मैंने में लीस्ट कॉम्प्लेक्स हूं, मेरे को तो कम से कम रिटर्न मिलनी चाहिए। ठीक है सर, काम हो गया। ट्रांसफर प्राइसिंग में जो छोटी मोटी एडिशन करनी थी वो कर दी। सिंगापुर की बात हुई, सिंगापुर ने बोला भाई साहब मैं कुछ नहीं कर रहा, ये तो यूएस कर रहा है। बोले रिस्क ये भी यूएस ले रहा है। जब यूएस की बात है यूएस ने उठा के हांगकांग डाल दिया, तो हर बंदे ने अपनी अपनी चीजें ट्रांसफर कर दी। देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। इसलिए आप देखोगे जो एक्शन प्लान 13 है, इसकी वजह से 2 साल पहले सीबीसीआर लेके आए हैं सर कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। व्हाट आई वांट टू से कि अब अगर कोई डॉक्यूमेंट 5500 करोड़ से ऊपर का ग्रुप है तो ऐसे केस में एक वो जगह जमा कराएगा जहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग वाला ये पता कर लेगा कि कौन सी कंपनी कौन सा ग्रुप क्या काम कर रहा है। कल को आप झूठ बोल के ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब मैं तो ये काम कर ही नहीं रहा था, राइट। ट्रांसपेरेंसी आई। दूसरा एम्फेसिस ऑन सब्सटेंस। सर हो क्या रहा है एम्फेसिस सब्सटेंस में, क्या हो रहा है आज की डेट में सर, जब भी आप बात करते हो, लेट मी टेक टू यू वोडाफोन केस सर। 20 जनवरी 2012 को जजमेंट आई वोडाफोन की, राइट। और करीबन सर 28 फरवरी को तो बजट आता था, 28 फरवरी को इन्होंने एक्ट में अमेंडमेंट कर दी। और अमेंडमेंट क्या करी मैं समझाता हूं। पहले 20 फरवरी को सर पहले, और सर 20 जनवरी को सर बोला क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला 3 लॉजिक दिए। लॉजिक समझा रहा हूं, कुछ को लॉजिक आगे समझाऊंगा। पहला लॉजिक ये था सर हमारे यहाँ लुक थ्रू अप्रोच नहीं है, लुक एट अप्रोच है। मतलब आप फॉर्म को देखते हैं, सब्सटेंस को नहीं देखते। अगर आपको लुक थ्रू अप्रोच चाहिए
तो गार जैसी चीज इंडिया में लेके आई है। और दूसरी बात, जो वर्ड लिखा हुआ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सर आप सेक्शन 9 पढ़ें, सेक्शन 9 कुछ ऐसे बोलता है, इनकम एक्रू और राइस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम, चौथे लिम की बात कर रहा हूं, फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। तो उन्होंने बोला ये जो वर्ड लिखा हुआ है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये इनकम के साथ लिखा हुआ है, ये सर आपके ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट के साथ नहीं लिखा हुआ। तो इन्होंने क्या किया सर, 2012 में जब अमेंडमेंट करी तो एक्सप्रेशन सर 4, 5, 6 डाली, और 4, 5, 6 में एक्सप्रेशन डालने के बाद पहली बात तो इधर थ्रू को एक्सप्लेन कर दिया। थ्रू का मतलब क्या है, बाय मींस ऑफ, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ, बाय रीजंस ऑफ, ये तो उन्होंने बढ़ा ही दिया। और साथ के साथ सर एक्सप्रेशन 5 के अंदर सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्होंने बोला ये आपको पढ़ना पड़ेगा 1962 से विद इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑल्सो, और साथ में गार तो ले आया है जिसको इन्होंने 5 साल आगे डेफर कर दिया। तो इंडिया में लुक थ्रू अप्रोच 2012 के बाद आई। पहले अब सब्सटेंस की बात, कभी आप एमएलआई की बात कर लो या फिर आप एक्ट की बात कर लो, अब आज की डेट में पहले लोग सब्सटेंस, अब पहले फॉर्म देखते थे, अब आप सब्सटेंस देखते हो। व्हाट आई वांट टू से कि अगर एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर, हाइपोथेटिकली 3 करोड़ से ऊपर अगर कोई टैक्स का इवोजन लग रहा है एओ को, और विद द अप्रूवल ऑफ सर कमिश्नर, जो अप्रूविंग अथॉरिटी है, वो आपका रिकैरेक्टराइजेशन भी कर सकता है गार इन्वोक करके। बोलेगा भाई साहब मैं ये मानता नहीं कि ये आपका फॉर्म ये सही माने, ही कैन लिव द कॉर्पोरेट वेल आल्सो, राइट सर। नाउ सर अपडेटिंग इंटरनेशनल टैक्स ट्रीटीज एंड कोहेरेंस इन डोमेस्टिक लॉज, मैंने आपको बताया कि हर बंदा चाहता था कि ट्रीटी को चेंज करना, तो ट्रीटी को कैसे चेंज करेंगे, और नीड फॉर सर्टेनिटी ऑफ बिजनेस। 7 जून 2017 को सर 68 कंट्री ने, जैसे मैंने बताया, साइन की। अभी तक 94 कंट्री साइन कर चुकी हैं। सर एमएलए इफेक्ट आया 1 जुलाई 2018 को। अब पहले समझ ले सर 1 जुलाई 2018 को क्या मतलब है, साइन तो आपने 7 जून 2017 को की, सर कहीं नहीं लिखा था 1 साल बाद हम मानेंगे, किसी का बर्थडे भी नहीं आता। सर हुआ क्या, इन्होंने बोला था कि जब पांचवी कंट्री जब 5th कंट्री हमारे पास साइन करके डॉक्यूमेंट दे देगी, प्रोविजनल साइन कर देगी और डॉक्यूमेंट जमा करा देगी फाइनल वाले, तो ऐसे केस में उसके 3 महीने बाद, मतलब सर हुआ क्या, सोल्वेनिया रिपब्लिक ने 22 मार्च 2018 को सर 5वीं कंट्री थी जिसने जमा किया, राइट, और उसके 3 महीने बाद, मतलब वो 3 महीने कब खत्म होते हैं सर, 22 जून को, उसके अगले महीने का पहला दिन, सर 22 मार्च से 3 महीने आगे कितना बना, 22 जून, और 22 जून के बाद अगला महीने का पहला दिन, वो मेरा एंट्री इनटू फोर्स बना। सर ये समझना बहुत जरूरी है, ये समझ में आ गया आपको सारी ट्रीटी का एमएलआई समझ में आएगा कि एंट्री इनटू फोर्स कैसे हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब मैंने 5वीं कंट्री ने जमा किया, ये सिर्फ कंट्री, उस 5 कंट्री के लिए, आगे कंट्री के लिए अलग से पढ़ेंगे। जिस कंट्री ने 5वीं कंट्री सोल्वेनिया रिपब्लिक ने 22 मार्च को जमा किया, उसके 3 महीने आगे, उसके बाद अगले महीने का पहला दिन, तो 22 मार्च को जमा किया तो 3 महीने आगे कितना बना सर, 22 जून, अगला महीने की शुरुआत 1 जुलाई, तो 1 जुलाई 2018 एंट्री इनटू फोर्स हो गई, जिन जिन लोगों ने साइन कर चुके थे। अब सर करीबन 41 साइनिंग जुडिशन है जिन्होंने अभी तक जमा किया है, कागज जमा करा दिया। मैंने बताया सर साइन करने से कुछ नहीं होता, आपको कागज जमा भी कराने, फाइनल मेरा क्या है, राइट सर। नाउ ईच पार्टी ऑफ एमएलआई मस्ट नोटिफाई टैक्स ट्रीटी। अच्छा होगा क्या सर, जब भी ट्रीटी लगेगी, ट्रीटी कैसे लगेगी सर, कि आप रिजर्वेशन भी लगा सकते हो, आप नोटिफाई भी कर सकते हो। और नोटिफाई कैसे, मान लो मैं रिजर्वेशन लगाया, मैंने बताया कि इंडिया ने बोला मार्शल आइलैंड और चाइना के साथ मेरी ट्रीटी लगेगी, राइट, ऐसे 3 कंट्री ने बोला भैया हम इंडिया के साथ नहीं पढ़ेंगे, राइट सर, तो आप रिजर्वेशन भी लगा सकते हो, राइट। अब हाथ के हाथ सर आपका टारगेट क्या है जब आप पढ़ोगे कि, लेकिन जब भी मैं ट्रीटी साइन करूंगा, ऐसा नहीं है कि जब मैं ट्रीटी नोटिफाई भी कर दूंगा, मान लो जगजीत जी साहब मैं नोटिफाई कर दूं, इसके बाद मैं बोलूंगा भाई मैं सारे के सारे अगर आर्टिकल पे नोटिफाई कर दूंगा तो उस ट्रीटी का पढ़ने का फायदा क्या है सर, राइट। या फिर अगर मैं नोटिफिकेशन को ऐसा कुछ कर दूं कि भाई कुछ भी नोटिफाई नहीं कर पाऊंगा तो उस ट्रीटी का पढ़ने का फायदा नहीं। तो उन्होंने क्या बोला, भैया 3 तो मिनिमम स्टैंडर्ड है, मतलब अगर आप एमएलआई में एंटर हो रहे हो तो ऐसे केस में 3 स्टैंडर्ड तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। वो पहला क्या है सर, पहला प्रीएम्बल का आर्टिकल 6, ये मैं समझाऊंगा उसका सीक्वेंस। देन आर्टिकल 7 पीपीटी टेस्ट, प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट है, राइट। तीसरा सर डिस्पोजिशन, मतलब आज की डेट में जब आप मैप में जाते हो, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर में जाते हो, तो ऐसे केस में देयर इज नो टाइम लिमिट कि आप जितना मर्जी टाइम लगा लो, 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी उन्होंने मैप में क्या बोला कि अब आपको 2 साल में रिजॉल्व करना पड़ेगा, 3 स्टैंडर्ड तो आपको मिनिमम रखने पड़ेंगे। तो मतलब अगर हम चारों अगर एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं और चारों अगर डॉक्यूमेंट जमा करा रहे हैं, तो ऐसे केस में ये 3 मिनिमम स्टैंडर्ड हैं सर, ठीक है सर। नाउ सर एक्शन प्लान करीबन 15 है, जिसका इफेक्टिव एंड में मल्टीपल स्टूडेंट में आया। मैं इसको सीधा आगे लेके जाता हूँ क्योंकि सर 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सर। पहला है हाइब्रिड मिसमैच, फिर प्रिवेंटिव ट्रीटी अब्यूज, फिर है आर्टिफिशियल अवॉइडेंस ऑफ पी ऑफ इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन।
इन सबको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन जरूर आना चाहिए सर। जब आपको चेक करना है कि क्या मेरे को एमएलआई पढ़ना है, क्या मैं वो कंट्री मेरे साथ एमएलआई चेंज हो गई है या नहीं हो गई। पहला, क्या हैव बोथ द कंट्री साइंड द एमएलआई, क्या हम दोनों ने एग्रीमेंट साइन कर दिया है, यस और नो। अगर हम दोनों में से किसी ने साइन नहीं किया, जैसे श्रीलंका ने साइन नहीं किया, ब्राजील ने साइन नहीं किया, तो यूएसए ने साइन नहीं किया, तो बात खत्म सर, एमएलए लगेगा ही नहीं। उसके बाद हैज द एमएलआई एंटर इनटू फोर्स बाय बोथ द कंट्रीज, ये एंटर इनटू फोर्स मैं आपको बातें समझाऊंगा, पर आप ये मान के चलिए वही डेट है 3 महीने प्लस अगले महीने का पहला दिन। दूसरा, उसके बाद हैज द टीटी बीन नोटिफाइड एज कवर टैक्स एग्रीमेंट, मैंने क्या बताया सर आपको, मैंने एग्रीमेंट भी साइन कर दिया, और एक मिनट सर, एक मिनट गितेश प्लीज यार, हाँ जी सॉरी सर। सब मैंने ट्रीटी भी साइन कर दी, सब कुछ कर दिया, पर साथ के साथ मैंने क्या बोला, मार्शल आइलैंड और चाइना के साथ बोला भाई मैं नहीं पढ़ूंगा इनके साथ। ऐसी 3 कंट्री ने बोला कि भैया हम इंडिया के साथ नहीं पढ़ेंगे, राइट। तो उस केस में इवन दो मैंने साइन भी कर दिए, कागज जमा भी करा दिए, लेकिन मैंने कंट्री वाइज रिजर्वेशन लगा दिया। अब आगे मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि मैंने कागज भी जमा करा दिए, मैंने नोटिफाई भी कर दिया, अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा हैज ईदर कंट्री बैड मेड रिजर्वेशन द एप्लीकेशन और प्रोविजन ऑफ द एमएलआई। अब आपको क्या करना है सर, रिजर्वेशन भी लगा सकते हो आप एमएलआई में। एमएलआई में रिजर्वेशन कैसे लगा सकते हो कि आपने बोला भाई साहब ठीक है, मैंने कोहली साहब वाली कंट्री को साइन तो कर दिया, नोटिफाई भी कर दिया, और वो जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ना वो मैं कोहली साहब के साथ नहीं पढ़ूंगा, राइट। या फिर अगर मैं ऑप्शनल प्रोविजन की बात करता हूं, वहां पे मुझे चेक करना पड़ेगा क्या, जहां पे ऑप्शन आएंगे, क्या मेरा ऑप्शन होगा क्या सर, हर आर्टिकल के अंदर 3-3, 4-4 ऑप्शन है, 3-3, 4-4 ऑप्शन है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लीजिए किसी में उसने बोला ए बी सी, मैंने ए लिया, जगजीत भैया ने बी लिया, और कोहली साहब ने सी लिया, और राजेश भैया ने बी लिया, राइट। तो मैंने ए लिया, जगजीत भैया ने बी, कोहली साहब ने सी, और राजेश भैया ने से मान लीजिए बी ले लिया। तो ऐसे केस में जब मैं ये चेक करूंगा कि भाई मेरा वो पर्टिकुलर प्रोविजन चेंज हुआ या नहीं हुआ, मेरा ए है, राजेश भैया का बी है, चेंज नहीं हुआ, भैया का जगजीत भैया और मेरा ए और बी है, चेंज नहीं हुआ, सर का ए और सी है, चेंज नहीं हुआ, बट इसका ना चेंज किसका इसका होगा, सिर्फ जगजीत भैया का और सर राजेश भैया का। आप ऐसे मान लें सर एमएलआई क्या है, एमएलआई इज मोर लाइक मदर, या फिर आप ऐसे मान लें इट इज मोर लाइक रीमैरिज। तो ऐसे केस में आपको ये चेक करना है कि आपके सामने वाली कंट्री कितना आपकी तरह सोचती है, और कंट्री आपकी तरह सोचती है तो उतना ज्यादा 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 इंपैक्ट एमएलआई में आएगा। अगर जैसे इंडिया बोलता है कि मुझे आप एक्सप्लॉइट करते हुए आए हो, और बाकी कंट्री भी कह रही है, वो सामने वाली कंट्री भी कह रही है मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हो, बाकी लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलना एमएलआई का इंपैक्ट ज्यादा होगा। पर जहां पे सामने वाली कंट्री को लगेगा कि मैं तो इंडिया को यूज कर रहा हूं, तो आप ये मान के चलना एमएलआई का इंपैक्ट कम से कम होगा, राइट सर। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट सर। एक क्वेश्चन दिमाग में आता है सर कि क्या एमएलआई को पहले पढ़ना है या बाद में पढ़ना है। सर एमएलआई के 2 पार्ट हैं, एक पीपीटी प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट, और एक है सर आपका व्हाट यू कॉल इट अदर पार्ट्स। तो होता क्या सर, अभी तक आप एक्ट कैसे पढ़ते हो, पहले एक्ट पढ़ते हो, उसके बाद गार पढ़ते हो, और गार आपको बताता है अगर गार का टेस्ट अगर आपने पास नहीं किया तो आप सर ट्रीटी नहीं पढ़ पाएंगे, राइट सर। तो आज के पहले एक्ट, फिर गार, उसके बाद ट्रीटी। पर एमएलआई इफेक्टिव होने के बाद पहले एक्ट, फिर गार, उसके बाद एमएलआई का पीपीटी टेस्ट, उसके बाद आप ट्रीटी पढ़ पाओगे। मतलब पहले आप एक्ट पढ़ोगे, पहले गार का टेस्ट पास करोगे, गार का टेस्ट पास हो गया तो फिर पीपीटी का टेस्ट पास करोगे, उसके बाद आप सर ट्रीटी पढ़ पाओगे। अगर ये दोनों टेस्ट में से कोई भी फेल हो गया तो गेम खत्म सर, आप वापसी एक्ट में ही पढ़ोगे। दूसरी बात सर आर्टिकल 30 सब क्लॉज 3 और वियना कन्वेंशन बोलता है लेटर इन टाइम एप्लीकेबल होगा। जैसे मैंने बताया आपको सर 82 में मॉरिशस ट्रीटी साइन हुई थी सर, 2018-19 में जाके चेंज हुई, तो लेटर इन टाइम सर जो लेटर है वो चेंज होगी, राइट, वो आपकी इफेक्टिव होगी। अब सर ये एमएलआई मैंने आज साइन कर लिया, हाइपोथेटिकली मैंने बोल लिया, मान लीजिए हाइपोथेटिकली मैंने बोला चाइना और मार्शल आइलैंड के साथ सर मैंने रिजर्वेशन लगा दी, सर कल को मैं इसको नोटिफाई कर सकता हूं, व्हाट आई वांट टू से आई कैन नोटिफाई इट। तो सर ये स्टैटिक नहीं है। तो अगर आपने सोच लिया कि चाइना और मार्शल आइलैंड के साथ इंडिया ने एमएलआई साइन करने से मना कर दिया, रिजर्वेशन लगा दी, तो ये हो सकता है 1.5 साल बाद वो बोले भाई ना मैं तो अब एप्लीकेबल करूंगा, मैं क्लियर हूं आपको सर। ऐसे अगर मॉरिशस या फिर मॉरिशस जर्मनी ने ये बोला कि भाई मैं नहीं पढ़ूंगा इनके साथ, अच्छा द अदर कंट्री वाज स्विट्जरलैंड, 3 कंट्री कौन सी थी, एक स्विट्जरलैंड, जर्मनी और मॉरिशस। तो आज की डेट में उन्होंने रिजर्व लगा दिया इंडिया पे कि भैया हम इंडिया के साथ नहीं बढ़ेंगे, 2 साल बाद क्या पता वो चेंज कर ले साथ के साथ। मान लीजिए जहां पे आपने रिजर्वेशन लगाई हुई, जैसे मैंने आपको बताया पर आर्टिकल के हिसाब से आप रिजर्वेशन लगा सकते हो, पर आपने आर्टिकल रिजर्वेशन तो लगाई, पर साथ के साथ आप इसे अपडेट कर सकते हो। आप बोलते हो ठीक है पहले मैं रिजर्वेशन थी कि मैं इस आर्टिकल के साथ नहीं पढ़ूंगा पर अब पढ़ूंगा, राइट।
तो आप स्टैटिक नहीं है सर। व्हाट आई वांट टू से कि ये भी हो सकता है कि आपने आज को 15 CFT साइन किया, उसमें आपने MLI एक कंटेक्स्ट में पढ़ा, और अब 6 महीने बाद आपको ये और एक 15 CFT से दे रहे हो उसी कंट्री का, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी सर MLI में चेंज आ गया है, तो आपको हर बार MLI दोबारा रिविजिट करने पड़ेंगे। व्हाट आई वांट टू से, आप ये नहीं बोल सकते जो अगर आज सर्टिफिकेट मैंने आज से 6 महीने पहले साइन किया था, आज भी MLI की पोजीशन सेम होगी। प्लस सर एक MLI एक अलग तरीका नहीं है, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, मान लीजिए कोहली साहब और मेरा कोई एग्रीमेंट साइन हुआ, हमने MLI पे इफेक्टिव डाल दिया, मैंने बताया सर आप सर नोटिफाई तो कर सकते हो, पर नोटिफाई से रिजर्वेशन भी नहीं आ सकते, रिजर्वेशन से नोटिफिकेशन तो कर सकते हो, पर नोटिफाई जहां पे मैंने कर दिया उसको रिजर्वेशन में नहीं डाल सकते। पर ऐसे कैसे, मैंने कोहली साहब से बोला, मैंने कोहली साहब मेरी और आपकी इंटेंशन नहीं थी, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, लेट अस साइन बायलैटरल टीटी। अगर मैं कोई बायलैटरल टीटी बाद में साइन करता हूं, अब वो ओवरराइड करेगा सर MLI को भी। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि सर MLI में तो कोई चेंज नहीं आया, पर कोई बायलैटरल टीटी में कोई चेंज आया जिसकी वजह से आपका इंपैक्ट यहां पे भी पड़ गया, राइट सर? नाउ MLI के 4 टेस्ट है सर कॉम्पेटिबिलिटी के। वो 4 टेस्ट क्या है सर? सर कभी भी आप टीटी में पढ़ेंगे 4 तरह के होगा। पहले होगा लिखा होगा इन प्लेस ऑफ, कहीं पे लिखा होगा सर अप्लाइज टू और मॉडिफाइज, और कहीं पे लिखा होगा इन एब्सेंस ऑफ। मैं इन तीनों की बात करूंगा सर, चौथा बाद में बात करूंगा सर। जहां पे ये तीनों लिखे हो, इन प्लेस ऑफ लिखा हो, अप्लाइज टू और मॉडिफाइज लिखा हो, या इन एब्सेंस ऑफ लिखा हो, जहां पे ये तीनों चीजें लिखी हो, सर टेक माय वर्ड्स, सर टेक माय वर्ड्स, सर यहाँ पे ये ट्रीटी तभी बन पाएगी जब हम दोनों एक दूसरे को नोटिफाई करेंगे। बट आई वांट टू से, अगर मान लीजिए मैं साइलेंट रह गया उस पर्टिकुलर आर्टिकल पे, तो 3 तरीके हैं एक पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में। मैंने कोई आर्टिकल आया, उस आर्टिकल पे मैं साइलेंट भी रह सकता हूँ, कोहली साहब भी साइलेंट रह सकते हैं। सर मैं नोटिफाई कर दूं, सर साइलेंट रह जाएं, सर एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं भी साइलेंट रहा, सर भी साइलेंट रहे, नोटिफाई नहीं होगा सर। पर मान लीजिए मैंने तो नोटिफाई कर दिया, सर ने रिजर्वेशन लगा दी, तब भी नहीं लगेगा। हम दोनों ने रिजर्वेशन लगा दी तो बात ही खत्म हो गई सर। मैं क्लियर हूं आपको? तो ये तीनों चीजें आप तभी पढ़ोगे जब हम दोनों एक दूसरे को नोटिफाई करेंगे उस पर्टिकुलर आर्टिकल के द्वारा। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो आपको ये भी देखना पड़ेगा इन तीनों केस में कि कौन सी चीज नोटिफाई हो रही है, कौन सी चीज नोटिफाई नहीं हो रही है। बट एक ये होता है सर, ये करीबन 85% टीटी में, राइट? पर एक चौथा है सर इन प्लेस ऑफ और इन एब्सेंस ऑफ, इन प्लेस ऑफ और इन एब्सेंस ऑफ। तो इन प्लेस ऑफ और इन एब्सेंस ऑफ जहां पे लिखा हो, वहां पे मान लीजिए हाइपोथेटिकली दोनों ने, सर राजेश भी हमें पता है थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, क्वाइट टेक्निकल। ना प्लीज 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 कैरी ऑन। अदरवाइज क्या है सर, इट इज नॉट लाइक DTAA में FTS में समझा दूंगा मैं, एक क्लास में ये होता है, सर क्लास में ये पढ़ता है, पर आपको ये पढ़ना पड़ेगा, उसका चॉइस ही नहीं है आपको, राइट? ठीक है भैया। तो व्हाट हैपेंस सर, आप जब इस तरह की चीजें पढ़ते हो तो उस केस में अगर मैंने और जदीद भैया ने अगर नोटिफाई कर दिया तो एकदम ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बट मान लीजिए देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, मैंने तो नोटिफाई कर दिया, जजीत भैया साइलेंट रहे, या वाइस वर्सा लगा लीजिए, या फिर हम दोनों ही साइलेंट रहे, तो जो चीज इनकॉम्पिटेबल होगा वही एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर नोटिफाई होता तो पूरा चेंज हो जाता, चाहे वो बेटर था या नहीं था, राइट? बट अगर मान लीजिए हम दोनों में से कोई भी एक बंदा साइलेंट रहा या दोनों साइलेंट रहे, तो ऐसे केस में जो इनकॉम्पेटिबिलिटी वाला सब्जेक्ट आएगा कि मान लीजिए अगर मेरा बायोलॉजिकल सर ज्यादा रोबस्ट है तो कुछ चेंज नहीं होगा, पर मान लीजिए MLI ज्यादा रोबस्ट है, क्योंकि देखिए MLI का टारगेट क्या है, एंटी अब्यूज। उनका टारगेट ये है कि आप ट्रीटी की आप एंटी अब्यूज नहीं कर पाओगे, टारगेट यही है। तो ऐसे केस में अगर आपका बायोलॉजिकल ज्यादा बेटर है तो आप वही पढ़ोगे, एल्स इनकॉम्पेटिबिलिटी वाले वर्ड को पढ़ लोगे, लेकिन तभी हो पाएगा जहां पे लिखा होगा इन प्लेस ऑफ और इन एब्सेंस ऑफ, दोनों वर्ड लिखे हो, और साथ के साथ सर हम दोनों में से कोई व्यक्ति साइलेंट होगा, ये सर, राइट? अब लेट अस टॉक अबाउट इंडिया पोजीशन। स्टोरी क्या है सर? तो इंडिया पोजीशन क्या है सर? इंडिया ने 24 जनवरी 2016 को पब्लिकेशन MLA 7 जून 2017 को साइन कर दिया, 68 कंट्री में से कोई एक था इंडिया। 13 जून को 2019 को इंडियन गवर्नमेंट ने सर इसे रेटिफाई कर दिया। सर 25 जून, सर ये डेट नोट कर लें, 25 जून 2019 को इंडिया ने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए। अब एंट्री इनटू फोर्स कब होता है सर? मैं सीधा देखिए 9 अगस्त को तो इंडिया ने नोटिफाई कर दिया, पर अब इंडिया के लिए एंट्री इनटू फोर्स कब से बनेगा? मैंने क्या बताया सर, मैंने डॉक्यूमेंट कब जमा किए हैं? 25 जून 2019 को, तो 3 महीने आगे और बढ़ाइए, कब बना सर? 25 सितंबर, ठीक है सर। उसके बाद अगले महीने का पहला दिन, तो 1 अक्टूबर 2019 मेरा एंट्री इनटू फोर्स बन गया। मैं क्लियर हूं आपको सर? मैं फिर से बोल रहा हूं, इंडिया ने कागज जमा कराए 25 जून 2019 को, उसके 3 महीने आगे बढ़िए, 3 महीने जब आगे बढ़ता हूं उसके बाद अगले महीने का पहला दिन, तो 25 सितंबर बन गया, तो अगला महीना हो गया अक्टूबर का पहला दिन, तो 1 अक्टूबर 2019 को सर MLI एंटर इनटू फोर्स बन गया, राइट सर?
जब एमएलआई एंट्री इनटू फोर्स बन गया तब आपको चेक करना पड़ेगा अब एंट्री इनटू इफेक्ट कब बनेगा। तो एंट्री इनटू फोर्स समझ में आ गया आपको, अब ईओई कब बनेगा। अब आप लोग ईओई क्या है भाई, ईओई कहता है कि भाई ठीक है तूने ये तो कर दिया, अब इसकी एप्लीकेबिलिटी कब से होगी। सर एप्लीकेबिलिटी के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मैप, मैंने बताया आपको 2 साल वाली बात। दूसरा है सर विथहोल्डिंग टैक्स, और तीसरा है अदर टैक्सेस। सर मैप के लिए इन्होंने बोला है कि जैसे ही एंट्री इनटू फोर्स बनेगा उस डेट से ही एंट्री इनटू इफेक्ट माना जाएगा। मतलब आज की डेट में क्या है सर कि अगर आप मैं मैप की बात करूं, जहां क्योंकि इंडिया में एंट्री इनटू फोर्स 1 अक्टूबर से लग गया है, अब ऐसे केस में जो जो एप्लीकेशन 1 अक्टूबर के बाद फाइल होगी तो 2 साल के अंदर इंडिया के कंप्यूटर अथॉरिटी को 2 साल में चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी, राइट सर। अब एज फार एज एंट्री इनटू इफेक्ट एज टू अगर हम बात करें कि मैं विथहोल्डिंग टैक्स और अदर टैक्सेस, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा, थोड़ा सा फर्क है वो समझाऊंगा क्या है सर। पहले ये समझ ले सर आया कैसे सर। ये देखिए मैं जो समझा रहा हूं आपको, करीबन 95 कंट्रीज इंडिया ने साइन किया है। चाइना और मार्शल आइलैंड के साथ इंडिया ने सर रिजर्वेशन लगा दी थी। अच्छा चाइना के साथ ऐसा नहीं है सर, चाइना के साथ इंडिया की कोई लड़ाई से लगा दी, चाइना ने भी इंडिया को रिजर्व किया था। क्यों किया था सर 26 नवंबर 2018 को इन्होंने ऑलरेडी एक नई टीटी साइन कर ली थी सर, टीटी अपनी चेंज कर ली थी। अब मान लीजिए मेरा और अजय भैया का कोई एग्रीमेंट हो गया और जिसपे मेरा और इनका माइंड लग चुका है, तो इंडिया चाइना ने बोला यार अब एमएलआई और हम साइन कर दें, तो होगा क्या जो मेरा और आपका जो माइंड मेकअप हो चुका है, जो हमने अंडरस्टैंडिंग बना ली है, तो एमएलआई कोई दिक्कत ना कर दे, इसलिए हम आज की डेट में एमएलआई का इस पे इंपैक्ट नहीं डाल रहे। और हमने जब हमने ये पढ़ा था तो हमने बेप्स को ऑलरेडी कंसिडर कर लिया था, तो इस वजह से इंडिया और चाइना ने एक दूसरे को रिजर्वेशन डाल दिया। अब मैंने बताया सर 21 कंट्री जो इंडिया के साथ थी जिनकी ट्रीटी है, जैसे ब्राजील, श्रीलंका और यूएसए, उन्होंने साइन ही नहीं किया। अब जर्मनी, स्विट्जरलैंड और मॉरिशस, मैं 3 कंट्री बताई थी, इंडिया का रिजर्वेशन डाल दी, और इसका मतलब करीबन 69 कंट्री ऐसी हो गई जो एमएलआई इंडिया के साथ इफेक्ट डालेगी, राइट सर। अभी देखिए सर पढ़ते कैसे सर, अब मैं 2 कंट्री का एग्जांपल लेके आता हूं, फिर मैं आपसे 2 मिनट रुकूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा सर। इंडिया, सिंगापुर और इंडिया, कनाडा। इंडिया में इंडिया ने जमा कराया, डिपॉजिट किया 25 जून 2019 को, तो 3 महीने आगे, 3 महीने मतलब 25 सितंबर, उसके बाद अगला महीने का पहला दिन 1 अक्टूबर 2019 हो गया, ठीक है सर। सर सिंगापुर ने जमा किया सर 21 दिसंबर 2018 को, उसके 3 महीने आगे जाएंगे तो 1 अप्रैल क्या बन गया सर आपका, बन गया 21 मार्च, अगला महीने का पहला दिन 1 अप्रैल, ठीक है सर। अब 1 अक्टूबर और 1 अप्रैल के अंदर लेटर डेट कौन सी है, 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर बन जाएगी एंट्री इनटू फोर्स हम दोनों के लिए। सर मैं जब इंडिया सिंगापुर टीटी पढ़ूंगा तो उसका एमएलए इंपैक्ट कब से आया, वो पढ़ूंगा 1 अक्टूबर से, क्योंकि सर लेटर डेट कौन सी है, 1 अक्टूबर वाली। क्लियर है सर आपको यहां तक, ठीक है जी। अब मैं चेक करूंगा सर विद होल्डिंग टैक्स के लिए कब है और अदर टैक्सेस के लिए क्या है। इंडिया उसमें क्या लिखा था सर, जब विद होल्डिंग टैक्स की बात कर रहे हैं तो उन्होंने बोला था कि आप कैलेंडर ईयर से शुरू कर सकते हो। इंडिया ने बोला ना भाई मैं तो टैक्सेबल पीरियड से शुरू करूंगा, और इंडिया का टैक्सेबल पीरियड कब होता है, 1 अप्रैल से। तो विद होल्डिंग टैक्स के लिए 1 अप्रैल अगले साल का 1 अप्रैल 2020, राइट सर, 1 अप्रैल से शुरू होता है। अदर टैक्सेस के लिए क्या था सर, उन्होंने बोला था जब आपकी एंट्री इनटू फोर्स आ जाए उसके 6 महीने का बाद अगले साल अगले टैक्सेबल पीरियड का पहला दिन। तो ये इंडिया ने जिस तरीके से कागज जमा कराए हैं, तो कोइंसिडेंटली लगा लीजिए या प्लानिंग इस तरह से लगा लीजिए, इनकी दोनों डेट एक ही पड़ रही है सर। आपको 1 अक्टूबर के बाद 6 महीने काउंट करने हैं, एंट्री इनटू फोर्स, एंट्री इनटू इफेक्ट फॉर अदर टैक्सेस की बात कर रहा हूं मैं, अदर टैक्सेस की बात। तो 1 अक्टूबर से 6 महीने कब खत्म होते हैं, 31 मार्च को, ठीक है सर। उसके बाद साल का जो नया साल है उसका पहला दिन, तो 1 अप्रैल। तो एंट्री इनटू इफेक्ट बन गया सर अदर टैक्सेस के लिए 1 अप्रैल 2020 और विद होल्डिंग टैक्स के लिए भी 1 अप्रैल 2020 ही। अगर मैं यही बात अगर सिंगापुर के लिए चेक करूं सर, वहां पे सर टैक्सेबल होता है कैलेंडर ईयर, तो 1 अक्टूबर के बाद विद होल्डिंग टैक्स के लिए बन गया 1 जनवरी 2020, कोई दिक्कत नहीं है। पर 6 महीने सर अगले सालों क्रॉस कर जाता है, जब अगले सालों क्रॉस कर जाता है तो अदर टैक्सेस के लिए उनका साल बनेगा 1 जनवरी 2021। सर यहां तक क्लियर है बोली साहब, जीत भैया, ठीक है। अब करते हैं अगले कंट्री इंडिया कनाडा, फिर मैं कहीं पे इश्यूज उठा लेंगे सर। इंडिया कनाडा में सेम वर्किंग करते हैं सर। 25 जून को डॉक्यूमेंट आए, जमा किए मैंने, मेरी 3 महीने आगे, उसके बाद अगले महीने का पहला दिन 1 अक्टूबर 2019 हो गया इंडिया के लिए। अब मैं कनाडा ने ये कागज जमा 29 अगस्त 2019 को किए सर, 29 अगस्त 2019 को किए। अब 3 महीने आगे का मतलब हो गया सर 29 नवंबर, तो अगले महीने का पहला दिन हो गया 1 दिसंबर। तो क्या हो गया सर, लेटर डेट कौन सी है, 1 दिसंबर 2019, ठीक है जी। अब यहां पे एंट्री इनटू फोर्स बन गई 1 दिसंबर 2019, ठीक है सर। अब पहले इंडिया के इंडेक्स में चेक करते हैं सर, अगला साल मेरा विद होल्डिंग टैक्स में कब से शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं अदर टैक्सेस के लिए 6 महीने आगे बढ़ने हैं मुझे, तो 1 दिसंबर के बाद 6 महीने आगे बढ़ाऊंगा तो मई आ जाएगा, तो वो साल तो क्रॉस हो गया। तो इसका मतलब
1 अप्रैल 2021 से अदर टैक्सेस की बात करेंगे। मैं क्लियर हूं आपको सर? राइट सर? तो विदहोल्ड टैक्स के लिए हो गया 1/4/2020 और अदर टैक्सेस के लिए हो गया 1 अप्रैल 2021। अगर यही बात मैं सर कनाडा की बात करूं तो उनका सर अगला साल शुरू हो रहा है विदहोल्ड टैक्स के लिए 1 जनवरी 2020, कोई दिक्कत नहीं है। और जब 6 महीने क्रॉस करूंगा तो सर वो जनवरी वाला महीना क्रॉस कर जाएगा, तो इसका मतलब अगले साल का 1 जनवरी 2021। राइट सर? सर यहां तक कोई भी क्वेश्चन सर, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। राजेश भैया बोलिए साहब, कोई क्वेश्चन है या फिर आगे बढ़े? आगे बढ़ो भैया। राजेश भैया कोई क्वेश्चन तो नहीं है कोई इन बिटवीन? राजेश भैया चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो सर, सर एक दो क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। आप सर बताओ ना सर, बताओ ना सर। वो तो बस टीडीएस से रिलेटेड है, वो फिर बाद में कर लेंगे एक साथ ही। टीडी से रिलेटेड कर लेंगे, कोई दिक्कत एक ही क्वेश्चन है। नहीं। एक सर अभी टाइम क्या, अभी टाइम कितना हो गया सर? अभी तो 5:06 ही हैं, अभी तो कोई दिक्कत आधा नहीं सर, घंटा पड़ा है। तो हमारे पास है आधा घंटा है ना बस, ठीक है आधे घंटे में जी काम। जी जी। ठीक है सर, राइट सर। अब क्वेश्चन ये आता है सर, ये विद होल्डिंग टैक्स और अदर टैक्सेस का मतलब क्या है सर? समझिए सर, मैं आपको कंटेक्स्ट समझाता हूँ सर। ये प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट, ये सर दो कंट्री के बारे में बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं था, ये था सर करीबन 125 कंट्रियों ने मिलके सर भानुमती या कुनबा बनाया। जब भानुमती या कुनबा बनाया तो एक कंट्री को देख के काम नहीं किया जाता, ये क्लियर है सर आपको? राइट सर? तो होता क्या सर, बाहरी कंट्री में अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करो या फिर आप यूके की बात करो, तो वहां पे क्या होता है सर, अगर मान लीजिए मैं यूके में सर्विस दे रहा हूं और मेरा पी यूके में नहीं है, तो होता क्या, विदहोल्डिंग टैक्स कटता है। लेकिन अगर मेरा पी यूके में है तो मेरा विदहोल्डिंग टैक्स नहीं कटता। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, अगर कोई कंट्री, कोई व्यक्ति तो उस कंट्री में काम कर रहा है, मतलब बिजनेस इन दैट कंट्री कर रहा है, बाय पी परमानेंट सबमिशन के साथ काम कर रहा है, तो उन कंट्री पे टीडीएस नहीं कटता, उस कंपनीज में टीडीएस नहीं कटता एज पर यूके। पर इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या है सर, सेक्शन 195 कहीं पे भेदभाव नहीं करता, बोलता भाई तेरा पी इंडिया में है या नहीं है, तेरी अगर इनकम टैक्सेबल है इंडिया के अंदर तो तेरा टीडीएस 195 में कटेगा ही कटेगा। मैं फिर बोल रहा हूं सर यूके में अगर मैं यूरोप की बात करूं, वहां पे विदहोल्डिंग टैक्स उसी में कटता है जो व्यक्ति सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या रॉयल्टी का केस है, और जहां पे पी नहीं बनता, जहां पे पी बनता है वहां पे विदहोल्डिंग टैक्स नहीं काटते। तो हुआ क्या, इन्होंने क्या बोला कि बोला यार ऐसा करेंगे विदहोल्डिंग टैक्स, इनका कंटेक्स्ट ये था विदहोल्डिंग टैक्स को तो हाथ के लगा देते हैं, पर जहां पे पी है, जहां पे पी परमानेंट सबमिशन है, वहां पे उस व्यक्ति को टाइम दे देते हैं, 6 महीने दे देते हैं, ताकि वो अंडरस्टैंड कर ले कि एमएलए का इंपैक्ट क्या है। क्योंकि मैंने आपको बताया इंडिया के कंटेक्स्ट में इस तरह का कंटेक्स्ट चलता ही नहीं है, क्योंकि वहां बोलता है तू पी इंडिया में है या नहीं है, तेरा तो टीडीएस कटेगा कटेगा। तो एक क्वेश्चन, एक फ्रैक्शन ऑफ पीपल, कुछ लोग ये बोलते हैं क्योंकि अदर टैक्सेस इंडिया कनाडा में जैसे मैंने देखा सर 2021 में लग रहा है, बोल रहा है 195 में तो टीडीएस भी कटेगा, जब मैं टीडीएस को काट लूंगा और बाद में रिफंड ले लूंगा। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं टीडीएस काट लूंगा और अगले साल में जाके रिफंड ले लूंगा। सर अगर ये बात सही है तो इसका मतलब तो सर ये विदहोल्डिंग टैक्स वाला तो इटियोस हो जाएगा, राइट? और ऐसे केस में दूसरा फ्रैक्शन ये भी बोल सकता है कि 195 तो ये बोलता है सम चार्जेबल टैक्स, जब इनकम टैक्सेबल ही नहीं होगी तो 195 की एबिलिटी कैसे होगी? अदर टैक्सेस की लायबिलिटी तो अगले साल हो रही है। मैं ऐसे समझा रहा हूं, मान लो कोहली साहब को मैं पेमेंट कर रहा हूं, मैं जगजीत भैया को पेमेंट कर रहा हूं, जगजीत भैया और कोहली साहब को पेमेंट कर रहा हूं। कोहली साहब का तो पी है, जगजीत भैया का पी नहीं है, तो इनके साथ तो विदहोल्डिंग टैक्स लग गया, कोई दिक्कत नहीं है 1/4/2020 को। जब मैं कोहली साहब को पेमेंट कर रहा हूं और इनके पास कोई 197 या 195 का सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसे केस में अगर मैं इस तरह से पढ़ूंगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ऐसे केस में तो कभी वो बोलेंगे टीडीएस की लायबिलिटी तो आएगी नहीं, क्योंकि इनकम तो है ही नहीं, अदर टैक्सेस की डेट तो अगले साल है। सर नहीं पढ़ पाओगे इंडिया के कंटेक्स्ट में। जब जब आपका विदहोल्डिंग टैक्स की बात कर रहा है, इसका मतलब सर जब आपका विदहोल्डिंग टैक्स है तो आप ये मान लीजिए अदर टैक्सेस की डेट भी उसी डेट पे पड़ेगी, अनटिल कोई क्लैरिफिकेशन इंडिया की तरफ से नहीं आती। मैं क्लियर हूं आपको सर? क्यों मैं ऐसा आपको इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं आज की डेट में हम डिस्कस कर रहे हैं पेयर पर्सपेक्टिव, प्लीज साइड टू पीछे। अगर मैं टीडीएस काट रहा हूं, मान लीजिए मैं टीडीएस नहीं काटा, तो क्या सर सेक्शन 201 ए का सर मुझे इंटरेस्ट, सर 221 की पेनल्टी, 271 सी की पेनल्टी, 276 सी में प्रोसिक्यूशन, कंपाउंडिंग, प्लस हाथ के साथ ये सब सारे झमेले जानने के बाद 163 जहां पे मुझे सर नॉन रेजिडेंट का एजेंट बनाया जा सकता है। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो ये सब भी झेलना पड़ेगा। और दूसरी बात है मैं आपको बताऊं, आपको अगर आपको ये लगता है कि सामने वाला 197 दे दे या 195 दे दे, मैं आपको ये बात इसलिए समझा रहा हूं, अगर सामने वाला 197 या 195 दे दे तो भी आपकी जान छूटेगी नहीं। क्यों सर? अगर 197 195 3 का सर्टिफिकेट उसने दे भी दिया, ऑर्डर दे भी दिया, आप अपनी लायबिलिटी 201 में तो खत्म कर सकते हो, और सर 163 क्या होगा? प्लीज ट्राई टू मेक इट। सर 201 की लायबिलिटी डिडक्टर की है,
जब 163 की लायबिलिटी आपको शो कॉज देने के बाद अगर उसने आपको एजेंट बना दिया उसका, तो ऐसे केस में आप सिर्फ पेई के शूज में पहुंच जाते हो। क्लियर हुआ आपको सर? तो ऐसे केस में आपको एमएलआई पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इस केस में मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं आपको, अगर आपको लगे विदहोल्डिंग टैक्स की डेट 1/4/2020 है, तो ये मान के चलें उसकी टैक्स की लायबिलिटी भी 1/4/2020 ही है। डोंट गो ऑन दिस इंप्रेशन कि यार अदर टैक्सेस की डेट मेरी 1 साल बाद है और मैं 195 को ऐसे पढ़ूंगा कि भैया सिंस इनकम तो है ही नहीं तो टैक्स तो कटेगा ही नहीं। क्लियर हुआ आपको सर? अब सर आप कई लोगों को दिक्कत आएगी यार ये सिंथेटिक टैक्स पढ़ूंगा कैसे, जैसे सिंथेटिक टैक्स पढ़ा जाएगा, पढ़ूंगा कैसे सर? होगा क्या सर? हर कंट्री को इन्होंने बोला है कि भैया आप अपने डीटीए के साथ जहां जहां आप अपना डाटा रखते हो सिंथेटिक टैक्स कोशिश करके बनाओ, और साथ के साथ कुछ क्वेश्चन दिए। वो क्वेश्चन क्या है भैया? पहली बात कोई फॉर्मल नहीं है, साथ के साथ सर एक जनरल है कि भैया सिंथेटिक टैक्स हैज नो लीगल वैल्यू। व्हाट आई वांट टू से, आप आज की डेट में सर इनकम टैक्स की साइट पे जाएं, वहां पे मैं एक आपको सैंपल दिखाऊंगा अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, जहां पे सिंथेटिक टैक्स लिखा होगा और साथ के साथ ये भी लिखा है भैया इसकी कोई लीगल सैंटिटी नहीं है। कल को आप ये मत क्लेम करना कि मैंने तो आपके यहाँ से आपकी साइड से ही पढ़ा है और आपकी साइड से जो पढ़ा है उस हिसाब से मैंने अपना ऑब्जर्वेशन बना लिया। तो अगर आपको प्रॉपर पढ़ना है तो गो टू ओईसीडी साइट। टेक माय वर्ड्स, हमने ऑलरेडी 17 कंट्री के साथ, मैंने बताया 28 कंट्री से इंडिया से लग गया, 17 कंट्री के साथ आज की डेट में सिंथेटिक टैक्स अवेलेबल है। करीबन 6 कंट्री के साथ मैंने करीबन इस महीने में अप्रैल और मई के महीने में हमने सर्टिफिकेट साइन किए और सिंथेटिक टैक्स चेक किया है। मैं वो कंट्रीज के नाम भी बताऊंगा आपको। उन 6 कंट्री पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगा सिंथेटिक टैक्स एकदम ओके है मेरे हिसाब से, राइट सर? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, आयरलैंड, जापान, सिंगापुर और यूके, इन 6 में हमने मोटा मोटा चेक कर लिया सर, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, ये टैक्स ओके। बट फिर आपको प्रिकॉशन दे रहा हूं, आप काम करें तो अपने एंड पे जरूर चेक कर लें, राइट? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं सर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, वो क्या बोल रहा है? द रेलेवेंट एस्टेट ऑफ सिंथेटिक टैक्स ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया डीटीएस, the sole purpose of this document is to facilitate understanding of the application of the MLI of the agreement and it does not constitute a source of law। सर ये मैं नहीं बोल रहा हूं सर, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो ट्रीटी है जहां पे टैक्स लिखा हुआ है और मैं इनकम टैक्स की साइड से बता रहा हूं आपको, वो साहब बोल रहा है भाई मैं सोर्स ऑफ लॉ नहीं हूं, मुझ पे कल पे डिपेंडेंसी मत डालियो, पढ़ना है अपने आप से मेहनत कर ले, मैं आपकी हेल्प करने के लिए कर रहा हूं, राइट सर? अब ये सिंथेटिक टैक्स है, ये प्रीएम्बल कैसे चेंज हुआ, ये बॉक्स है ये चेंज हो गया सर, मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आप जाओगे वहां पे टीटी में, मैंने मोटा मोटा एग्जांपल दे दिया, कौन सा ये बॉक्स है वो इसकी जगह पे चेंज हो गया, राइट सर? राइट नो सर, अब 4 इश्यूज है, पहले ड्यूअल रेजिडेंट एंटिटी, 4-5 इश्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी, फिर हम इश्यूज क्वेरीज पे आ जाएंगे सर। पहला है ड्यूअल रेजिडेंट एंटिटीज। ड्यूअल रेजिडेंट एंटिटीज में इन्होंने क्या बोला, जैसे मान लीजिए जजीत भैया की एक कंपनी यूके में है और मान लीजिए पोएम इंडिया में भी, पोएम इंडिया में भी, तो मैंने आपको बताया ड्यूअल रेजिडेंट बन गया, इंडिया का भी बन गया और यूके का भी बन गया, तो ऐसे केस में टाई ब्रेकर टेस्ट पढ़ेंगे हम कि भैया कहां का रेजिडेंट है। और आप एक बात बहुत कॉशनरी ध्यान रखें सर, सर प्लेस ऑफ अमेंडमेंट इंडिया ने अपने तरीके से डिफाइन किया है, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी इसी कंट्री का पोएम क्या पता साउथ अफ्रीका में भी हो, जर्मनी में, क्योंकि उनके पोएम की डेफिनेशन उनकी अपनी है। तो व्हाट आई वांट टू से, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कंपनी तो यूके की है पर उसका पोएम 25 जगह हो सकता है, क्योंकि एज पर द डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्री, जैसे मैंने इंडिया में बताया कि वो पोएम ना होते हुए सीएफसी रिजाइम का सर कॉकटेल है, कॉकटेल आई बिलीव सबको समझ में आता होगा ये कॉकटेल किसे कहते हैं, तो वो कॉकटेल है विद सीएफसी रिजाइम। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी 75 to 80%, तो आपकी बात ठीक है पोएम इंडिया में है तो सर वो इंडिया की रेजिडेंट है, बट सर 20 से 25% केस में ऐसा भी हो सकता है सर वो पोएम तो इंडिया है एज पर इंडिया, पर एज पर ओईसीडी, पर एज पर यूएन सर वो पोएम क्या पता साउथ अफ्रीका या जर्मनी में हो जाए। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो व्हाट आई वांट टू से, तो जब भी पोएम बने इंडिया के कंटेक्स्ट में चेक करें कि भैया इंडिया की रेजिडेंट है या नहीं। उसके बाद जब आप सर टाई ब्रेकर टेस्ट लगाएंगे कौन सा वाला सर, किसका, ट्रीटी का, तो उस केस में पोएम ओईसीडी या यूएन मॉडल पढ़ेंगे, इंडिया वाला नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओईसीडी मॉडल में जो पोएम लिखा हुआ है जो इंडिया में लिखा हुआ है। क्लियर हूं आपको सर? अब लेट अस हैव एनी क्वेश्चन समझते हैं सर। मान लीजिए कोई एक कंपनी है इनकॉर्पोरेटेड इन ऑस्ट्रेलिया है लेकिन उसका पोएम यूके में, राइट, यूके पोएम है और इंडिया कोई इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या मैं आर्टिकल 4 एमएलआई का पढ़ूंगा, यस और नो? सर नहीं पढ़ूंगा। क्यों सर? मैं तभी पढ़ता जब पोएम इंडिया में होता। इस साइड टू अप्रिशिएट, मुझे क्या लेना है देना है कि सर उसका पोएम 25 जगह है या नहीं है। अगर इंडिया में पोएम नहीं है, मैं इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा हूं, तो ऐसे केस में मैं टाई ब्रेकर टेस्ट की बात नहीं पढ़ूंगा। मैं टाई ब्रेकर टेस्ट तभी पढ़ता हूं जब मेरी कंट्री में भी पोएम होता, मैं कह रहा हूं मेरी कंपनी में भी वो रेजिडेंट होता, जब मैं इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूं, तो ऐसे केस में मैं इंडिया यूके टीटी पढ़ूंगा। टीआरसी अगर वो यूके का दे देता है
अगर ऑस्ट्रेलिया का देगा तो ऑस्ट्रेलिया पढ़ लूंगा, अगर यूके का देगा तो यूके का पढ़ लूंगा, राइट। ये झगड़ा यूके और ऑस्ट्रेलिया का, मेरा कोई झगड़ा नहीं। और ये झगड़ा तब बढ़ता इसका पोएम इंडिया में होता यूके की जगह। इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा था मैं, क्लियर हूं आपको सर? राइट सर, राइट। अब लेट अस गो टू प्रिवेंशन स्टैंडर्ड। मैंने बताया सर 3 हमारे स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो मिनिमम स्टैंडर्ड है। अगर आपने कुछ भी नोट नहीं किया, 3 स्टैंडर्ड तो मेन है। पहला प्रीएम्बल, और दूसरा है पीपीटी, और तीसरा मैप। पहले आप पीपीटी समझ ले सर, पीपीटी समझ ले, क्योंकि प्रीएम्बल में जब भी मैं समझाता हूं थोड़ा सा इनिशियली बुरी लगता है, लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करिए। पीपीटी समझ में आएगा, प्रीएम्बल समझ में आएगा सर। और टेक माय वर्ड, प्रीएम्बल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई आई एम सेइंग दिस। पहले मैं आर्टिकल 7 में आपको एक पॉइंट पढ़ाता हूं, फिर वापसी आर्टिकल 6 में लेके आऊंगा। आर्टिकल 7 एमएलआई पीपीटी टेस्ट से बोलता है, notwithstanding any provision of cover tax agreement CTA, a benefit under the cover tax agreement shall not be granted in respect of an item of income or capital if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purpose of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless, सर ये इंपॉर्टेंट है सर, ये आर्टिकल के लिए रेलेवेंट है जो आपको बता रहा था, फिर आर्टिकल 7 के लिए ऊपर वाला पढ़ेंगे। It is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose. मतलब अगर इवन दो पीपीटी टेस्ट फेल भी हो रहा है, लेकिन अगर आपने ये प्रूव कर दिया जो प्रीएम्बल में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, मैं उसको प्रूव कर पा रहा हूं, सर टेक माय वर्ड्स, सर आप पीपीटी टेस्ट से बाहर आ जाओगे। मैं फिर से बता रहा हूं, प्रीएम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है कि जो प्रीएम्बल में ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, प्रीएम्बल में जो और ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, अगर आप ये प्रूव कर दो कि भाई मेरे तो टारगेट क्या है, इस ऑब्जेक्ट को अचीव करना है, तो आपको पीपीटी टेस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं लेट मी टेक एन एग्जांपल, मैं बताता हूं आपको कैसे। हुआ क्या सर, लेट मी टेक यू 2007 में लेके जाता हूं सर आपको, आजादी बचाओ आंदोलन। आजादी बचाओ आंदोलन केस में क्या हुआ सर, व्हाट हैपेंड सर? पहला केस ऐसा था जहां पे सर इंडियन गवर्नमेंट सर ये बोल रही थी कि अगर मॉरिशस का टीआरसी है तो मैं टीटी का बेनिफिट दूंगा। नॉर्मली इंडिया क्या बोलता है, इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है, भैया टीआरसी है मैं तो वैलिड नहीं मारता। 2007 में पहली बार ऐसा हुआ, सर इंडियन गवर्नमेंट ये बोल रही थी कि भैया ये अगर टीआरसी मॉरिशस से आया है तो हम इसका बेनिफिट देंगे। बट आर्गुमेंट व्हिच हैज बीन गिवन बाय इंडियन मॉरिशस, जब हमारा ये एग्रीमेंट चल रहा था तो उन्होंने बोला, सर नीचे लिखा हुआ देखिए लाल रंग से क्या लिखा हुआ है इंडियन मॉरिशस ट्रीटी के बारे में, and for the encouragement of mutual trade and investment। उन्होंने बोला सर हमारा तो वन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, म्यूचुअल ट्रेड बढ़ाना है, और क्योंकि हमने उस कंट्री के थ्रू लोग बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया, इसलिए अगर उसने टीआरसी दे दिया, इसका टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव को, जो ऑब्जेक्ट है उसको पूरा करना। क्या सर इस तरह की चीज सर अब लिखी हुई है सर 1-2 कंट्रीज में, और वो कौन सी है सर, लग्जमबर्ग, स्वीडन, अभी मैं समझाऊंगा आपको, लग्जमबर्ग, स्वीडन, एक मिनट दिखाता हूं आपको, हाँ सॉरी सर, स्वीडन, लग्जमबर्ग, मलेशिया, रशिया और सर्बिया, इन पांचों में क्या लिखा हुआ है सर, इन ऑर्डर टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज। व्हाट आई वांट टू से सर, अगर कोई व्यक्ति ये बोल दे भाई साहब मैं इन कंट्री का यूज क्यों कर रहा हूं, टारगेट मेरा है टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज। सर टेक माय वर्ड्स, आजादी बचाओ आंदोलन का केस पढ़ोगे आप, और ऐसे केस में आप पीपीटी टेस्ट को पास करते हुए सीधा वहां पे चले जाओगे। मैं क्लियर हूं आपको सर, राइट? अब इसी वजह से क्या हुआ सर, इट वाज आर्टिकल 6(3). मैंने बताया सर आपको मैंडेटरी प्रोविजन था, इंडिया साइलेंट रहा कि भाई ठीक है आप प्रीएम्बल चेंज कर दो, और सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 के अंदर आपने देखा होगा 2020 में एक अमेंडमेंट भी हुई जहां पे उन्होंने बोला कि भैया आप ट्रीटी के अंदर आपका क्लियर स्टेटमेंट क्या है कि भैया कंट्री इंटेंड टू अवॉइड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर नॉन टैक्सेशन, टैक्स अवॉइडेंस, ट्रीटी शॉपिंग। ये बात अब 92 में 2020 में आई है, इस साल आई है ना सर, अमेंडमेंट हुई है, राइट सर? और साथ में 6(3) एक ऑप्शन था जहां पे लिखा था ऑप्शन प्रोविजन आर्टिकल 6(3) रिगार्डिंग डेवलपिंग इकोनॉमिक रिलेशन। अब इंडिया ने रिजर्वेशन डाल दी इस पे, क्यों? क्योंकि इंडिया को डर था, ये जो वर्ड लिखा हुआ है डेवलपिंग इकोनॉमिक रिलेशन, अगर मैंने किसी कहीं पे लिख दिया, मैंने बोला ठीक है जिसने अमेंड कराना करा लो, तो हर बंदा आजादी बचाओ आंदोलन को यूज करता, देखता भाई साहब देखो डेवलपिंग इकोनॉमिक रिलेशन है और मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ाने हैं, मेरा जजीत के साथ रिलेशन बढ़ाने हैं, इसलिए मैं वो अगर कंट्री वहां से आ रहा है तो मेरे को टीआरसी का वैलिड टीआरसी में डीटीए का बेनिफिट देना पड़ेगा। तो इस बात को हटाने के लिए इंडिया ने क्या बोला, 6(3) पे ऑप्शन पे सर रिजर्वेशन लगा दी। अब ऐसे केस में सर क्या होगा, सब मॉरिशस से मैंने बताया, उसने तो इंडिया को रिजर्वेशन डाल दिया, बात ही खत्म हो गई। और ये 5 कंट्री सर, स्वीडन, लग्जमबर्ग, मलेशिया, रशिया और सर्बिया,
ये 5 कंट्री पे ये पॉइंट अभी भी लिखा हुआ है, ये डिलीट नहीं हुआ है। अगर ये डिलीट नहीं हुआ तो ऐसे केस में अगर कोई कंट्री इनके थ्रू आ रही है, इस ज्यूरिडिक्शन के थ्रू आ रही है, तो ऐसे केस में अगर पीपीटी टेस्ट में आपको कहीं पे दिक्कत आए, सर ट्राई टू रीड दिस ऑब्जेक्ट क्लॉज। आप अगर ये प्रूव कर दोगे कि मेरा टारगेट है टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, तो ऐसे केस में आप पीपीटी टेस्ट से बाहर आ जाओगे। मैं क्लियर हूं आपको सर? राइट सर, ये सर फायदा है प्रीएम्बल पढ़ने का। राइट सर, नाउ लेट अस कम टू आर्टिकल 7 प्रिंसिपल प्रॉपर्टी टेस्ट। इसमें आपको ये अलग अलग पॉइंट डाले हुए हैं। पहले समझिए सर बेनिफिट का मतलब क्या है। सर बेनिफिट को मतलब है इंक्लूड्स टैक्स रिडक्शन, एग्जम्पशन, डेफरल, रिफंड। सब बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। कभी भी कहीं पे भी टैक्स का अगर बेनिफिट हो रहा होगा तो इट इज बेनिफिट, और बेनिफिट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और उसमें केस में क्या करोगे सर, आप जब बेनिफिट चेक करोगे सर वो चेक नहीं करोगे जिसको पेमेंट कर रहे हो। जो व्यक्ति ट्रांजेक्शन के अंदर है, अगर 3-4 पार्टीज हैं तो चारों पार्टी को चेक करोगे, किसी को बेनिफिट तो नहीं मिल रहा टैक्स का। अगर किसी एक व्यक्ति को भी टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है तो ऐसे केस में पीपीटी टेस्ट फेल हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, ट्रांजेक्शन में जितने लोग हैं सबको टेस्ट करना पड़ेगा। अगर एक भी व्यक्ति फेल हो गया तो गेम खत्म, पीपीटी टेस्ट फेल हो जाएगा सर। राइट सर, मैंने क्या बोला सर, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल पर्सन इन्वॉल्वड इन द ट्रांजेक्शन अरेंजमेंट। और दूसरी बात सर, यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड ट्रांजेक्शन और अरेंजमेंट। सर ट्रांजेक्शन अरेंजमेंट से क्या वर्ड याद आता है आपको? तो बेनामी। तो बेनामी में देख लो सर, जो सेक्शन 298A में जो अमेंडमेंट करी है उन्होंने क्या बोला, अ ट्रांजेक्शन और अरेंजमेंट। ट्रांजेक्शन मतलब ट्रांजेक्शन हो चुकी है, अरेंजमेंट मतलब फ्यूचर ट्रांजेक्शन ऑल्सो, जो फ्यूचर में आपने एंटिसिपेट किया हुआ है। तो अगर ट्रांजेक्शन अरेंजमेंट्स का मतलब इसका बहुत ब्रॉड मीनिंग डाल दी है। मैं क्लियर हूं आपको सर? अब ऐसे केस में क्या होगा सर, गार के अंदर क्या है सर, गार और पीपीटी में फर्क क्या है सर? प्लीज राइट टू गार में सर मेन पर्पस होना चाहिए टू टेक टैक्स बेनिफिट, टैक्स अवॉइडेंस। वेयर एज पीपीटी पढ़ते हो, वन ऑफ द पर्पस इज टू टेक बेनिफिट। मतलब 4 बेनिफिट है, 4 में से एक बेनिफिट भी अगर मेन पर्पस हो गया कि टू टेक बेनिफिट, तो पीपीटी टेस्ट आप फेल हो जाओगे। जबकि गार में क्या है, मेन पर्पस होना चाहिए। व्हाट आई वांट टू से, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। सब नॉर्मली लोग ट्रीटी को यूज करते थे अपने बेनिफिट के लिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है सर। नाउ एमएलआई की वजह से सर अब आज की डेट में पीपीटी टेस्ट ज्यादा रोबस्ट हो गया सर। आज की डेट में गार से बाहर निकलना फिर आसान है। जब आप बोलोगे मेरे को 4 बेनिफिट और है, ये मेन पर्पस नहीं है, पर पीपीटी टेस्ट में ये दिक्कत आएगी सर। राइट सर, तो पीपीटी टेस्ट में अगर ये प्रूव हो गया कि कोई एक पर्पस आपका टैक्स बेनिफिट लेने का है, तो सर आपको सर ट्रीटी के लिए वो आपको मना कर सकता है कि मैं आपको ट्रीटी का बेनिफिट नहीं दूंगा। राइट सर, एग्जांपल में एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको सर। एक आर कंपनी है, उसने एक पावर प्लांट का प्रोजेक्ट लिया इंडिया के अंदर, तो एस कंपनी से प्रोजेक्ट मिला। अब मान लीजिए हाइपोथेटिकली मान लीजिए, वैसे नॉर्मली इंडिया में 6 महीने का होता है, मैं मान के चल रहा हूं कि ये 12 महीने में अगर पी कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है, 12 महीने से ऊपर चल गया तो पी की डेफिनेशन में आ गया। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, डीटी के अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ। अब उस ने क्या किया, आर कंपनी ने एक सब कंपनी एक और बनाई अपनी कंट्री के अंदर, और नई कंपनी बनाई, और क्या बोला सर, उसको बोला एग्रीमेंट को ना 2 हिस्सों में तोड़ ले। 11 महीने आर कंपनी करेगी और 11 महीने सब कंपनी करेगी। और साथ में एस कंपनी ने बोला यार कल को सब कंपनी काम नहीं कर पाएगी, बोला इसकी गारंटी मेरी। आर कंपनी ने बोला अगर सब कंपनी जो भी काम करेगी उसकी गारंटी मेरी, प्रोजेक्ट सारा फाइनलाइज चिंता ना कर, मेरी देख रेख में होगा। अब ऐसे केस में क्या हो रहा है, सब प्रोजेक्ट को आप 2 हिस्सों में तोड़ रहे हैं। आपका टारगेट क्या है कि इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ना बन जाए। तो इस चक्कर में अगर आपने एग्रीमेंट को 2 हिस्सों में तोड़ा है, तो आपका टारगेट क्या है, पीपीटी टेस्ट फेल हो जाएगा। आपका टारगेट है टैक्स का बेनिफिट उठाना। इसमें सर एमएलआई लग जाएगा, और एमएलआई लगने के बाद सर पीपीटी टेस्ट फेल हो जाएगा, आपको ट्रीटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आर्टिकल 12 टू 14 की बात करते हैं एक बार सर। इसमें आर्टिकल 12 में मैं बताता हूं सर 3-4 चीजें हैं। पहले डेप की बात करता हूं जो हम पे लगता है सर। ऐसे बहुत सारी कमिश्नर एग्रीमेंट जो हम पे लगता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा क्योंकि टाइम की पॉसिटी है, तो मैं सिर्फ वही डिस्कस करूंगा जो इंडिया में एप्लीकेबल है। डेप में क्या होता है सर, मान लीजिए मैं राजेश जी का एजेंट हूँ, ही इज इन यूके, मैं इंडिया में एजेंट हूँ सर का। जब मैं इंडिया में एजेंट हूँ तो ऐसे केस में क्या हुआ सर, होता क्या था पहले, राजेश भैया, मैं जगदीश भैया के पास आया, मैंने बोला यार ये दवाई खरीदनी है, ये दवाई वही वो, ठीक है सब कुछ एग्रीमेंट सब कुछ साइन हुआ, एवरीथिंग हैज बीन डन। जगदीश भैया ने बोला नितिन एग्रीमेंट साइन कर। मैंने कहा भाई एग्रीमेंट साइन नहीं कर, उसकी अथॉरिटी तो मेरे पास है ही नहीं। बोला अथॉरिटी किसके पास है? मैंने कहा राजेश भैया जो यूके में। तो एग्रीमेंट वहां पे जाता था, राजेश भैया से साइन मारते थे, बाकी टर्म सारे के सारे, क्या रेट, क्या टर्म्स लेंगे, क्या क्रेडिट पीरियड होगा, सब कुछ मैं जगदीश भैया डिस्कस कर चुका था। तो प्रिंसिपल जो मैंने जो चीजें हैं वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। क्या बोलता सर मेरे पास कोई राइट नहीं है। तो होता क्या था, टीटी में लिखा होता था अगर आपके पास अथॉरिटी है टू कंक्लूड तो डेप बनेगा, वरना डेप नहीं बनेगा। तो मैं इस पॉइंट का फायदा उठाता था और मैं बाहर चला जाता था। नाउ
अब एमएलआई में क्या कर दिया, इन्होंने बोला कि या तो आप हैबिचुअली साइन करते हो, कंक्लूड करते हो, या फिर आप प्रिंसिपल काम आपका क्या है, आपके पास अथॉरिटी है या नहीं, आपके पास अथॉरिटी है या नहीं, लेकिन अगर प्रिंसिपली आपने सारे टर्म सारे फाइनल कर दिए हैं तो भी इंडिया में डेप बन जाएगा। और 2017 में ऑलरेडी इनकम डोमेस्टिक टैक्स लॉ में ऑलरेडी अमेंडमेंट हो चुकी है इस तरह की से। तो ऐसे केस में अब क्या होगा सर, अब सिंस मैंने बताया सर डेप आने वाले टाइम पे दिक्कत आएगी, अब आपको क्या करना पड़ेगा सर, मैंने बताया बिजनेस मॉडल भी चेंज करने पड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे कोई भी में होगा। और इंडिपेंडेंट के अंदर इन्होंने एक और चेंज कर दी सर। इंडिपेंडेंट में क्या किया सर, होता क्या था सर, राजेश भैया ने, मैं राजेश भैया का एजेंट था, मैं बोलता राजेश भैया मैं तो आप पे पूरा होली डिपेंडेंट हूँ। बोले नहीं थे लेकिन मेरे अलावा तो किसी का माल बेच भी नहीं पाएगा। मैंने कहा सर अगर आप पे होली डिपेंड होगा तो डीप बन जाएगा। राजेश भैया ने क्या बोला, बोले यार तेरी 10 कंपनी अपनी नीचे और खोल ली, एक एक प्रोडक्ट एक एक कंपनी को दे दिया, एक एक प्रोडक्ट एक एक कंपनी को दे दिया, और सबका एग्रीमेंट मेरे साथ करा दिया। अब क्या है सर, मैं होली डिपेंडेंट राजेश भैया पे नहीं हूं, मैं हूं 10% इसका काम कर रहा हूं, 10% एक का काम कर रहा हूं, 10%, लेकिन सारी की सारी ग्रुप कंपनी। तो ऐसे केस में जब ग्रुप कंपनी के साथ में एग्रीमेंट कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये माना जाएगा आपने क्या किया है, आपका टारगेट है कि भैया आपका डेप ना बन पाए, इसकी डेफिनेशन को भी चेंज कर दिया। टेक माय वर्ड सर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऐसे केस में जहां पे आपका डेप बन रहा था और जिसकी वजह से आप इस तरह की चीजें करके आप तोड़ रहे थे, अब आने वाले टाइम पे आपको अपना मॉडल चेंज करके ट्रेडिंग मॉडल लेके आना पड़ेगा। जहां पे आप एजेंट मॉडल थे, अब आपको ट्रेडिंग मॉडल में लेके आना पड़ेगा। पहले आप माल बेचते थे किसी का, अब आप अपने नाम पे प्रिंसिपली परचेज करें और उसको बेचें। क्यों आपको सर, अगर आप ट्रेडिंग मॉडल बना पाए तो आप सब पी की डेफिनेशन से बाहर आ पाएंगे, वरना पी की डेफिनेशन में दिक्कत आएगी। और टेक माय वर्ड सर, ट्रांसफर प्राइसिंग में अगर आप बात करते हो, एडिशन किस बात की होती है, हम पढ़ते हैं फार, फंक्शन परफॉर्म, एसेट एम्प्लॉयड, रिस्क अज्यूम्ड। बट प्रॉब्लम क्या है सर, मार्केटिंग एज इंटेंजिबल हम कंपनी वाइज तो पढ़ते हैं सर, एज कंट्री नहीं पढ़ते सर। इंडिया ये कह रहा है भाई तू जो माल बेच रहा है, आज की कोविड-19 में झगड़ा क्या है, एग्जांपल लेते हैं, मैं समझाता हूं आपको। मैं प्रोडक्शन में कहीं दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये डिमांड कहां से क्रिएट होगी, और जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक माल बिकेगा नहीं, जब माल बिकेगा नहीं प्रॉफिट किसी की जेब में आएगा नहीं, तो तभी तो आएगा। आज की डेट में एमएसएमई में झगड़ा क्या है सर, एमएसएमई में झगड़ा ये है कि जितनी भी एमएसएमई है, इंडिया जितना मर्जी फंड दे दे, और सारे के सारे सब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के साथ लगे हुए हैं। जैसे मारुति जब तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करेगा, तो भाई साहब मैं तो प्रोडक्ट तो मारुति का ही तो बना रहा हूं, तो माल मारुति बेचेगी नहीं तब मैं क्या करूंगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। और मारुति क्या करती है सर, जीरो इन्वेंट्री पे काम करती है, ऐसी काम करती है ना जीत भैया, जीरो इन्वेंट्री पे काम करती है। तो ऐसे केस में मेरे को दिक्कत आ रही, जब तक बिकेगा नहीं। सेम बात इंडिया बोल रहा भाई कंट्री मार्केट इंटेंजिबल है कंट्री का भी, तो जो एडिशन कर रहे हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर, जहां पे आपने सारे घर पक्के कर लिए लेकिन मार्केट इंटेंजिबल एज कंट्री नहीं पड़ा, तो एडिशन सबकी वहां पे हो रही है और एडिशन सस्टेन भी हो रही है सर। अगर ट्रांसफर प्राइसिंग में आपने कुछ करना हो तो ये इस बात का जरूर ध्यान रखें, राइट। मैंने बताया सर आपको डेप से आपको ट्रेडिंग मॉडल में लेके आना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ होता है सर आर्टिफिशियल, आपने बोला आपने अवॉइडेंस ऑफ पी कैसे कर दिया, कुछ हमने फिजिकल एग्जम्पशन दी। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ये आर्टिकल 5.4 पढ़ के बता रहा हूं, जिस सर हर ट्रीटी में होता था, अब ये जहां जहां एमएलए होगा वहां पे चेंज हो गया है। जैसे क्या होता था, यूज ऑफ फैसिलिटी सोनली फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज, डिस्प्ले और डिलीवरी ऑफ गुड्स, मेंटेनेंस स्टॉक ऑफ गुड्स, सर प्रोसेसिंग बाय अदर एंटरप्राइज, परचेज ऑफ परचेजिंग गुड्स। राइट टू अप्रिशिएट होता क्या था सर, कोई ई कॉमर्स, कोई मान लीजिए एग्जांपल है, एग्जांपल खेलता हूं, हाँ यार इसी को समझाता हूं आपको। ये आज कंपनी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, एक कस्टमर ने इंडिया से कोई माल उससे परचेज बोला, इसके लिए बोला, उसने सेल ऑफ गुड्स का बिल काट दिया, और यहाँ का वेयर हाउस था इंडिया के अंदर, उसको बोला भाई तू माल डिलीवर कर दिया। अब जब तक मैं आर्टिकल 5.4 पढ़ता था, आर्टिकल 5.4 1/4/2020 से पहले, तो बोलता था भाई साहब ये तो मैंने गुड्स की स्टोरेज कर रखी है, और गुड्स स्टोरेज लिखी हुई है 5.4 में, ये प्रिपरेटरी और एक्सिलरी एक्टिविटी में आ रहा है, जब प्रिपरेटरी और एक्सिलरी एक्टिविटी में आ रहा है तो इस वजह से मेरा पी बन नहीं रहा। एक माय वर्ड सर, आज की डेट में मान लीजिए मैं ई कॉमर्स वाली किसी कंपनी से माल परचेज कर रहा हूँ यूएसए बेस्ड, अगर वो मुझे माल सही टाइम पे मुझे डिलीवर नहीं कर पाएगी, तो क्या मैं वो माल परचेज करूंगा क्या, नहीं। इसका मतलब सर वेयर हाउस आपकी कोर एक्टिविटी है, सिंस इट इज अ कोर एक्टिविटी, इज अ मेन पर्पस। तो ऐसे केस में उसने बोला क्योंकि सिंस ये वेयर हाउस है और कोर एक्टिविटी कर रहा है, तो ऐसे केस में सर ये पी की डेफिनेशन में अब कवर हो जाएगा। तो अब इसको बचने के लिए क्या करना है आपने, अब मॉडल क्या चेंज करना पड़ेगा आपको। अगर ये वेयर हाउस सर आर कंपनी का है तो उसको आप इंडिपेंडेंट पार्टी को दीजिए, पहली बात। दूसरा तो मेन काम करना है, अब आपने इंडिपेंडेंट पार्टी को भी दे दिया और उसको आर्म्स लेंथ पे प्राइस दें, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई ऑफिस का कोई कॉर्नर ऐसा नहीं है, आपको आर कंपनी के डिस्पोजल पे रखना है। पता लगा सर,
कंपनी तो हर कंपनी से कोहली साहब है, उन्होंने जगजीत को दे भी दिया, पर कोहली साहब का स्टाफ मैनेज कर रहा है उस वेयर हाउस को, फिर काम नहीं बनेगा सर, तभी पी पी रह जाएगा। सर सुपरवाइज भी जगजीत भैया करेंगे, मैनेज भी वो करेंगे, बस आर्म्स लेंथ पे इनको ये पैसे देंगे। मैं क्लियर हूं आपको सर? अगर ये प्रूव हो गया तो आप पी की डेफिनेशन बाहर निकलेंगे। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो इस तरह की मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। सेम ऐसे मैं एग्जांपल एक और लेता हूं, से बैंक की। सर बैंक्स नॉर्मली क्या करते हैं सर, जैसे एएनजी मिडलैंड्स बैंक ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड के अंदर, वो क्या करता है सर, एक तो कुछ अपने एएनजी मिडलैंड्स के बैंक के यहाँ पे बनाए हुए हैं, जैसे सिटी बैंक ने बनाया हुआ है हाइपोथेटिकली, खैर वो यूएस का, मैं यूएस का एग्जांपल नहीं ले रहा, मैं जानबूझ ऑस्ट्रेलिया का ले रहा हूँ। और साथ के साथ उन्होंने लाइजन ऑफिस भी बनाया होता है। वो लाइजन ऑफिस क्या करता है, वो राजेश भैया के पास जाता है, जगजीत भैया जाता है, मेरे पास आता है, कोहली साहब के पास आता है, और उनसे पूछता है सर आपको फाइनेंसिंग किस तरह की चाहिए, किस तरह का रेट चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट चाहिए। मार्केटिंग करता है, मार्केटिंग इन द सेंस नॉट मार्केटिंग, जस्ट कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन, पर वो कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन की आड़ में मार्केटिंग कर रहा होता है। मतलब जगजीत भैया ने बोला यार मुझे तो यार एक हांगकांग में कंपनी बनानी है, उसके लिए मुझे इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए जिसकी पेमेंट मैं 4 महीने के बाद करूं, उससे पहले ना करूं। अब वो क्या करता है सर, इस तरह की सारी चीज एएनजी ग्रिडलेस को भेजता है ऊपर ऑफिस को, एएनजी ग्रिडलेस नीचे अपना जो ब्रांच है उसको भेजता है। देखिए काम हो रहा है लाइजन ऑफिस से इंडिया में, इंडिया से पहले सर एएनजी ग्रिडलेस ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया से वापसी ब्रांच में आया, से कनाट प्लेस में जो ब्रांच थी वहां पे गया, और उस व्यक्ति ने जाके सर कोहली साहब से या जगजीत भैया से मिलने चले गए, बोला सर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो हम आपको ऐसे भेज देते हैं। और आपको क्या लग रहा है सर, ये सही मैंने में लाइजन ऑफिस, वो तो ये कह रहा है भाई मैं तो मार्केटिंग का काम कर ही नहीं रहा, मैं तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं। क्या ये दोनों के दोनों सर्विस सर मिलके एक सर्विस बन रही है, नहीं बन रही, बिजनेस बन रहा है, नहीं बन रहा बिजनेस? तो सर जब 1/4/2020 से पहले, 1/4/2020 से पहले तो सर आपकी बात एकदम ठीक थी, लाइजन ऑफिस कांट बी कंसिडर्ड पी, बट जहां पे कोहेरेंट एक्टिविटी हो जाएगी, मतलब एक लाइजन ऑफिस है और साथ में ब्रांच भी काम कर रही है, और दोनों का दोनों कहीं ना कहीं कोरिलेशन नजर आएगा, तो दोनों के दोनों चीजें सर अब पी की डेफिनेशन में आ जाएगी। तीसरा मॉडल बता रहा हूं आपको, अब लाइजन ऑफिस को भी आपको चेक करना पड़ेगा, जो वो एक्टिविटी कर रहा है क्या वो पी की डेफिनेशन में आ रहा है ड्यू टू एमएलआई, यस और नो, राइट सर? तो इस तरह की चीजें के हिसाब से आपको मॉडल में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, राइट सर? एक लास्ट आर्टिकल आपको मैं 14 भी मैंने कर दिया आपको, स्प्लिटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और समझाया था आपको मैं। स्प्लिटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेम है, जैसे मैंने आपको ऊपर वाला एग्जांपल दिया था पीपीटी टेस्ट में, सेम वे, आपने 200 में तोड़ दिया, 200 में तोड़ दिया, तो क्या आप एक एग्रीमेंट को 200 में तोड़ रहे हो, नहीं तोड़ रहे हो? मेन कॉन्ट्रैक्ट को अगर मेन हिस्से को दो तोड़ रहे हो तो ऐसे कैसे स्प्लिटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सर दिक्कत आएगी। एक आर्टिकल 8 और बता देता हूं, आर्टिकल 8 के कंटेक्स्ट में समझाने के लिए रिजर्वेशन 1 मिनट समझाने की जरूरत है सर, 2 मिनट है ना सर राज भैया? यस सर, यस प्लीज प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर रिजर्वेशन के बारे में समझ लीजिए सर। पहली बात तो लोग तो जितने भी लोग एमएलआई पढ़ा रहे हैं, लोग ये बोलते हैं जैसे भाई ये किसी कंट्री को भी रिजर्व कर सकते हो। पहली बात तो ये समझ लें सर, कंट्री के स्पेसिफिक आप रिजर्वेशन नहीं ला सकते, ये मान के चलिए आर्टिकल 27 है फॉर रिजर्वेशन, मैं एमएलआई की बात कर रहा हूँ। व्हाट आई वांट टू से, उनका कहना ये है कि अगर आपको रिजर्वेशन डालनी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता मैं कोहली साहब के साथ नहीं पढ़ूंगा, मैं ये नहीं कह सकता मैं जगजीत साहब के साथ नहीं पढ़ूंगा। रिजर्वेशन कैसे डाल सकते हो आप? अगर रिजर्वेशन आपने डाली तो सारी कंट्री के साथ इकट्ठे डालनी पड़ेगी, देयर कुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। अगर ऐसा नहीं करते तो होता क्या सर, बड़ी कंट्री जो छोटी कंट्री को एक्सप्लॉइट कर रही है वो हमेशा रिजर्वेशन लगा देती कि मैं इंडिया के साथ नहीं पढ़ूंगा, इसके साथ नहीं पढ़ूंगा, इसके साथ नहीं पढ़ूंगा, और इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका और इन कंट्री से लगा देती। तो हमें हमें असर हो क्या रहा है सर, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, तो इस तरह से तो काम हो ही नहीं पाता सर, राइट? तो इस वजह से इन्होंने बोला भाई रिजर्वेशन में आप सर डिस्क्रिमिनेशन नहीं ला सकते, तो अगर आपको रिजर्वेशन लगानी तो हमेशा ही लगानी है, बट साथ में सबसेट और लगाना है, सबसेट और लगा सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, आर्टिकल 8, आर्टिकल 8 में ये लिखा हुआ सर, होता क्या था, कोहली साहब की मान लीजिए जर्मनी में कंपनी है, वो रिलायंस के शेयर लेके बैठी हुई, एग्जांपल ले रहा हूं, और अच्छे खासे शेयर है। अब इंडिया जर्मनी ट्रीटी इतनी डिविडेंड के लिए अच्छी नहीं है, शायद इंडिया मॉरिशस ट्रीटी ज्यादा अच्छी है, तो उन्होंने एक एंटिटी मॉरिशस में बनाई। उनको पता लगा यार ये डिविडेंड इस दिन में डिक्लेयर करने वाली है, तो उन्होंने से 10 दिन पहले ही सर शेयर या तो असाइन कर दिए मॉरिशस कंपनी को, या फिर शेयर ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, जब शेयर ट्रांसफर कर दिए तो जब बुक बंद हुई, जो आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बंद हुआ, तो उस डेट के अंदर सर अब शेयर होल्डर बन गया मॉरिशस, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, इंडिया मॉरिशस ट्रीटी पड़ गया, तो ज्यादा बेनिफिट था, तो 5% या 0% टीडीएस था, वो काट के आपको मॉरिशस को फंड वापस कर दिया गया, डिविडेंड दे गया। अब इन्होंने शेयर वापसी ट्रांसफर मार दी। सर इससे क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ ट्रीटी अब्यूज, आप ट्रीटी शॉपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? नाउ व्हाट दे डिड इज, अब इन्होंने एक क्लॉज पीपीटी सेट के साथ साथ, पीपीटी तो आपने पढ़ना ही पढ़ना, साथ एक भी डाल दिया कि अगर वो शेयर्स आपने 365 दिन से ऊपर होल्ड नहीं किए, 365 दिन से ऊपर होल्ड नहीं किए, तो ऐसे केस में आर्टिकल 8 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट? इवन तो आप पीपीटी का टेस्ट पास कर चुके हो। अब हुआ क्या सर,
जब आप बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करते हो, बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करते हो, तो कई किसी किसी ट्रीटी में, जैसे मैं इंडिया पोर्तुगल ट्रीटी की बात करता हूँ, इंडिया पोर्तुगल में लिखा हुआ है ये 365 दिन की जगह ऑलरेडी पहले ही 500 दिन लिखा हुआ है। तो इंडिया ने यार ये बोला कि यार ये तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा, जहां पे 500 दिन है उसको 365 दिन क्यों पढ़ूंगा मैं? होल्डिंग पीरियड जहां पे 500 दिन होना चाहिए 365 दिन। तो ऐसे केस में इंडिया ने क्या किया, सब नोटिफाई किया, साथ के रिजर्वेशन लगाई विद सबसेट क्लॉज। उन्होंने बोला, कंट्री वाइज नहीं बोला, उसने बोला जिस कंट्री में होल्डिंग पीरियड 365 दिन से ऊपर लिखा होगा उस कंट्री के लिए मैं ये सब नहीं पढ़ूंगा। उन्होंने कंट्री वाइज नहीं लिखा, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। मैं क्लियर हूं आपको सर? राइट। जैसे मैं एग्जांपल एक और देता हूं आपको, आर्टिकल 5 ऑफ एमएलआई। आर्टिकल 5 ऑफ एमएलआई क्या बोलता था सर? इट टॉक्स अबाउट कि सर क्रेडिट मेथड यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इंडिया ने बोला यार मेरा तो ऑलरेडी सिस्टम बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नॉर्मल क्रेडिट देता हूं, फुल क्रेडिट वैसे भी नहीं देता। और हुआ क्या, इंडिया ने जब चेक किया, जब एक्चुअली डॉक्यूमेंट जो जमा कराने थे 25 जून 2019 से पहले, तो इंडिया ने चेक किया 4 कंट्री है, इजिप्ट, बल्गारिया, देन ग्रीस, एक कंट्री और है, एक सोलोनिया रिपब्लिक। ये 4 कंट्री ऐसी है जिसके साथ उनका एग्जम्पशन मेथड है, क्रेडिट मेथड नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला कि आर्टिकल 5 रिजर्व फॉर एवरीथिंग एक्सेप्ट सबसेट बनाया, जहां पे मैं एग्जम्पशन मेथड यूज कर रहा हूं वहां पे ये नोटिफाई करता हूं। मैं क्लियर हूं आपको सर? सर कंट्री का नाम नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है सबसेट बनाया है एज टू कि जहां पे वो सबसेट बनाया जहां पे ये एप्लीकेबल होगा। व्हाट आई वांट टू से, आप कंट्री स्पेसिफिक नहीं बना सकते और सबसेट क्रिएट किया, राइट सर? जैसे मैं आर्टिकल 12 की बात करूं, आर्टिकल 12 के अंदर जो मैंने आपको बताया, मैं छोड़ दिया आपको जानबूझ के सर, कमिश्नर एग्रीमेंट। कमिश्नर एग्रीमेंट इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होते। कमिश्नर एग्रीमेंट नॉर्मली एप्लीकेबल होते हैं जहां पे कॉमन लॉ कंट्री होती है, यूके। इंडिया इज सिविल लॉ कंट्री। तो कमिश्नर एग्रीमेंट के बारे में यूके ने बोला मैं रिजर्वेशन लगाता हूं, रिजर्वेशन लगाता हूं, इंडिया ने नोटिफाई कर दिया, राइट? चाहे इंडिया पे लगता नहीं लगता। तो इस तरह की चीज है। मैं बड़ा वांट टू से, आप, मेरा पर्पस ये है सर, आई कांट मेक यू हीरो विद इन 1.5 घंटे, 1.25 घंटे में। टारगेट ये समझाने का, मेरा तरीका ये, कुछ पढ़ना शुरू करें। आप समझ लीजिए फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन है सर, रीड द टीटी, रीड द एमएलआई। जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैंने आपको टेक्स्ट दिया है, 17 कंट्रीज का बताया, एक एक 2-2 पढ़ना शुरू करें महीने 2 महीने के अंदर। और टेक माय वर्ड्स, जो महीने 2 महीने में ये 2-3 ट्रीटी पढ़ के कुछ तो कमांड कर लेगा तो ठीक, वरना अगले साल में तो चीजें सबकी हाथ से बाहर हो जाएंगी। क्यों? अगली 28 या 30-35 कंट्री आ गई, फिर तो पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और सर ट्रीटी पढ़ना फिर आसान था, और यहाँ पे क्या है, हर बंदे के 25 तो क्लॉज हैं, 25 आपके ऑब्जेक्टिव है, 25 आपके ऑप्शन है, कौन सी लगेगी कौन सी नहीं लगेगी, तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत करनी। सर लेट अस कम टू द क्वेश्चन सर। सर चैट बॉक्स में क्वेश्चन है बॉस, ये आप पढ़ोगे या मैं पढ़ूं? बोलो। आप पढ़ लो सर, आप पढ़ लो, बढ़िया रहेगा। मैं पढ़, ठीक। सर एक क्वेश्चन है आर भंडारी जी की तरफ से, ये भी वी आर होटल कंपनी, ये वी भी पेड कमीशन टू booking.com नीदरलैंड कंपनी को, ये भी। शुड वी डिडक्ट टीडीएस और नॉट? सर Booking.com कुछ नहीं कर रहा है सर, इट्स प्योरली रेफरल फीस है सर, आप समझो, रेफरल फीस है, कमीशन इनकम है उसका। पी इंडिया में नहीं है, पी इंडिया में नहीं है और बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं है, मान लीजिए उसको आपको। अच्छा, एक 195 में एक चीज बताना भूल गया मैं आपको, जब आप टीआरसी की हम बात करते हैं, जब हम टीआरसी की बातें, क्या टीआरसी इतना रिलेवेंट है या नहीं आज की डेट में, उसी कंटेक्स्ट में समझा रहा हूँ सर। इसके बाद इसके साथ ही जोड़ दूंगा सर इसके साथ। सर हमेशा ध्यान रखिएगा सर, टीआरसी जब टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट लेते हैं, भी कंट्री की बात करूं, वो मैं पीपीटी मैंने बंद कर दी, मैं चाहे आप बोलोगे दोबारा खोल दूंगा सर। आपको 5-6 ट्रीटी के बारे में कंट्री का बताता कि हर कंट्री कोई पीपीटी टेस्ट पास नहीं कर रही है, हर बंदा कोई डाटा मांग रहा है। जैसे इंडिया की बात करूं, इंडिया बोलता है अपना पैन नंबर दे दो, अपना नाम बता दो, नेशनलिटी बता दो, पिताजी का नाम बता दो, ये 4-5-6 डिटेलें बता दो, नथिंग मोर। यूके की बात करूं, यूके भी कुछ इस तरह मांगता है, सिंगापुर भी कुछ इस तरह की चीजें मांगता है, राइट? बट व्हाट हैपेंड, इस तरह की जब आप पढ़ते हो, जब आप टीआरसी देते हो तो टीआरसी से आप सर पढ़ तो पाओगे, लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा जहां पे एमएलए लग जाएगा वहां पे पीपीटी टेस्ट और पढ़ना पड़ेगा। सिंस .com आप बता रहे हो नीदरलैंड के साथ है, राइट? तो ऐसे केस में सबसे पहले ये चेक करिए क्या आज की डेट में सर इंडिया के साथ उसका एमएलए लगा है या नहीं लगा, राइट? अगर एमएलए लगा है तो पीपीटी टेस्ट पास हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर पीपीटी टेस्ट पास हो रहा है, पीपीटी टेस्ट अगर पास हो रहा है तो साथ के साथ आप ये चेक करें, तो उस केस में आप देखें, क्योंकि पब्लिक सर्विस इंडिया में बन नहीं रहा और साथ में बिजनेस कनेक्शन भी इंडिया में नहीं है, तो इंडिया में टैक्सेबिलिटी नहीं बन पाएगी। Booking.com कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ रेफरल दे रहा है कि आप जा रहे हो, प्लेटफॉर्म दे रहा है, उसमें सर्विस दे रहा है। इट इज नॉट अ रॉयल्टी, ये रॉयल्टी नहीं है, राइट? ना फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है, राइट? तो इट इज नथिंग बट रेफरल बिजनेस। सर टैक्सेबिलिटी नहीं बन पाएगी। आगे बताएं सर। नेक्स्ट सुधीर भूटानी जी का क्वेश्चन है, आवर क्लाइंट इज ए जर्मन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, he has bought 6 properties in 2010 out of foreign remittance received from Germany, ठीक है, and now he has sold all 6 properties in last 2 to 3 years. ठीक है,
client has paid the capital gain tax on the all properties sold during the said period and filed the income tax return. ठीक है. Good. Can I issue the 15 CB on sale proceed of 6 properties in which income tax due has been paid, or I need to adhere to remittance of 2 residential property only as per FEMA? सर मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा. जब हम छोटे थे सर, छोटे थे तो मेरे पास एक गुल्लक हुआ करती थी. तो कुछ पैसे मेरी नानी ने डाल दिए कि दादी ने डाल दिए. उस केस में जब मैंने एक पर्टिकुलर स्टेज में जब वो बुगनी फोड़ी, तो मैं पता कर सकता हूँ क्या वो 500 रुपए किससे आए थे. मेरी नानी से आए थे, मेरी दादी से आए थे, मेरे पापा ने दिए थे या मेरी मम्मी ने दिए थे या मेरे भाई ने डाले थे? नहीं. इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब आप पैसे की बात कर रहे हो और पैसे बाहर भेजने की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आप चेक करें, आपको कैश फ्लो तो चार्ट बनाना पड़ेगा कम से कम 6 साल का. उसमें चेक करें कि वो पैसे कहाँ से आए हैं. अगर वो 6 साल में जो पैसे हैं सिर्फ आप कह रहे हो सिर्फ प्रॉपर्टी से आए हैं, और मान लो इंटरेस्ट इनकम है, उस पर टैक्सेबिलिटी कोई बनती है, उस पर टैक्स जमा कर दिया नहीं कर दिया, क्योंकि जब आपके बैंक में पैसे पड़े हैं तो आप ये नहीं बोल सकते यार ये तो इंटरेस्ट का पैसा है, ये तो कैपिटल गेन का पैसा है, ये मेरा किसी कहीं और से आया था. राइट. तो आप तो पैसे भेज रहे हो. तो पता लगा भुटानी साहब एक सर्टिफिकेट उसने आपसे ले लिया, एक मेरे से ले लिया, एक राजीव भैया से ले लिया, एक कोहली साहब से ले लिया, एक जगजीत भैया से ले लिया, और सबको बोल दिया ये प्रॉपर्टी बेची है, इसमें मैंने टैक्स जमा करा दिया. तो ऐसे केस में सर सारे के सारे पैसे बाहर चले जाएंगे. और देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी बैंक में कुछ पैसे ऐसे भी हो जहां पे टैक्स की पेमेंट ना हो. तो ऐसे केस में मेरा पर्सनल आपका मानना है, आप कैश फ्लो बनाएं, हर जगह चेक करें कि वो जो फंड आया हुआ है क्या उस पर ड्यू अमाउंट ऑफ टैक्स आपने जमा करा दिया या नहीं करा दिया. अगर ड्यू अमाउंट ऑफ टैक्स आपने जमा करा दिया तो आप 15 CFTC भी दे दें, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन सर. तो बताइए सर. एस के माता जी का है, MLI इज ए न्यू कंसेप्ट. अच्छा ये हो गया सर. वो तो कह रहे हैं कि 2 घंटे पर डे पढ़ाओ तब होगा. सही कह रहे हैं सर, एकदम सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं. प्लीज गिव. नेक्स्ट है सुधीर कन्वर जी का, प्लीज गिव क्लैरिटी ऑन डिविडेंड टैक्स विद नीदरलैंड MLI. सर नीदरलैंड अभी सर देखिए, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट सर. आप अगर आप नीदरलैंड की बात करें, नीदरलैंड के साथ अभी MLI इज नॉट इफेक्टिव दैट वे. मैं बता आपको 28 कंट्री का नाम देता हूँ. MLI अभी 1/4/2020 में इफेक्टिव हुआ नहीं है. ये इफेक्टिव अगले साल से होगा. अगले साल से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे. उसमें ये चेक करेंगे कि कौन सी कंट्री, क्योंकि अभी क्या है सर, मैं 6 कंट्री में, मैं खुद 6 कंट्री में काम कर पाया बताऊँ आपको. क्योंकि पढ़ना ऐसा नहीं है कि अगर कोई MLA में कोई व्यक्ति बोले मैं 28 कंट्री में काम कर चुका हूँ, नहीं सॉरी, मैं ही 6 कंट्री में काम कर पाया हूँ. उसमें भी वो 2-3 रेलिवेंट जो आर्टिकल है, जो नॉर्मली रॉयल्टी FTS की बात करते हैं या PBT टैक्स की बात करते हैं, वो वर्किंग कर चुके हैं. जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको 195 के चलिए मैं इसके में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि पेपर क्या लेने. एक सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए कि भैया, एक लेटर लेना चाहिए कि देयर इज नो P, नो बिजनेस कनेक्शन, दो बेनिफिशियल ओनरशिप के लिए ये सर्टिफिकेट. जैसे नीदरलैंड की बात कर रहे हैं आप, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि पता लगा नीदरलैंड का पैसे जा रहे हैं और साथ ही साथ US चले जाते होंगे या जर्मनी चले जाते होंगे, इंडियन नीदरलैंड फायदा उठाता होगा. तो बेनिफिशियल ओनरशिप का एक बोले सर्टिफिकेट लें. साथ में एक अंडरटेकिंग ले कि भैया आपका PPT टेस्ट पास हो रहा है, क्योंकि आपके पास दिक्कत है PPT टेस्ट, आप पास पूरा टेस्ट चेक नहीं कर पाएंगे. साथ के साथ एक अंडरटेकिंग ये भी लेनी चाहिए सर कि कल को अगर भी टैक्स की लायबिलिटी आ गई और आपकी डिक्लेरेशन आप दे रहे हो, तो ऐसे केस में मैं रिकवर आपसे करूंगा. अब ये अंडरटेकिंग कब लेनी चाहिए ये भी समझ लें सर. सर अंडरटेकिंग नॉर्मली कई लोग गलती क्या करते हैं, वो उसी एग्रीमेंट का, उसी जो आपका एक पर्टिकुलर पार्ट है उसी का पार्ट बना देते हैं. सर इस अंडरटेकिंग को अलग से ले लीजिए. ऐसा क्यों सर? हुआ क्या, जगजीत भैया मान लो हाइपोथेटिकली इज अ इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर, इन्होंने बोला नितिन कौन से पेपर लिए हैं, मैंने पेपर इनको सबमिट कर दिए. अब उसमें एक अंडरटेकिंग में ये लाइन भी लिखी थी कि अगर कल को टैक्स की लायबिलिटी आ गई तो मैं आपसे रिकवर कर लूंगा. ऐसे केस में सर वो एओ जगजीत भैया क्या बोलेंगे, नितिन तू तो रिकवर कर ही सकता है, कि क्यों ना तेरे को 163 में उसका एजेंट बना दूं. सर ये डॉक्यूमेंट आपके यूज के लिए कि कल को रिकवरी करनी पड़े तो कैसे करना है. एओ को नहीं देना ये डॉक्यूमेंट. एओ को डॉक्यूमेंट क्या देना है कि सर उसका नो बिजनेस कनेक्शन नहीं था, नो पी नहीं था, मैंने उससे सारे डॉक्यूमेंट ले लिए, TRC ले लिए, मैंने ये चेक कर लिया कि बेनिफिशियल ओनरशिप नहीं है. इस तरह की चीजें जो मुझे टैक्स का जो मैंने उसको बेनिफिट दिया, उसका बेनिफिट क्यों दिया. तो इस तरह की चीजें जो मेरा बायलेटरल है कि भाई मैं कल को तेरे से टैक्स की रिकवरी कर लूंगा, इस तरह का डॉक्यूमेंट आपने एओ को नहीं देना है. इंडिया लीगल के लिए अगले साल से पढ़ेंगे सर, इस साल से नहीं पढ़ेंगे. आज के डेट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है. सिर्फ नो बेनिफिशियल ओनरशिप वाला सर्टिफिकेट ले लें और नो पी का डेफिनेशन ले लें. ठीक है सर, आगे बताएं सर. लोकेश गुप्ता जी का लास्ट क्वेश्चन, पेमेंट बाय इंडियन कंपनी टू फॉरेन इंडिविजुअल कंसल्टेंट, we usually deduct TDS under section 115A at the rate of 10%. Does MLI affect these transaction? नहीं, आप पेमेंट सर, आप सर्विस तो इंडिया में दे रहे हो ना सर.
सर समझिए मेरी बात, ट्राई टू अप्रिशिएट। गार में और टीटी में, एमएलए में फर्क क्या है, पीपीटी में फर्क क्या है? गार सर क्या करता है सर, गार का पहली बात तो एक लिमिट है, मैंने बताया 3 करोड़ तक की लिमिट है। देन उसके पास एक अप्रूविंग अथॉरिटी है कि एक मान लो कमिश्नर इस लेवल पे है तो वही लगा सकता है। पर मान लीजिए अगर गार एप्लीकेबल हो गया, तो ऐसे केस में पहली बात तो 2 काम वो कर सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? पहला कॉन्सिक्वेंस क्या है कि भैया ट्रीटी का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, आपको वो रिकैरेक्टराइजेशन भी कर सकता है। रिकैरेक्टराइजेशन मतलब अगर मान लो आपके हाथ में वो इंटरेस्ट इनकम आ रही है, वो कहेगा भाई इनकम नहीं है तो थिन कैपिटलाइजेशन रूल लगा के मैं इसे डिविडेंड मानता हूँ, राइट? रिकैरेक्टराइजेशन ऑफ, या फिर कॉर्पोरेट वेल्यू उठा सकता है। बट द सेम कांट बी डन इन एमएलआई में, ये काम नहीं हो सकता। एमएलआई में अगर वो एमएलआई में पीपीटी टेस्ट फेल हो गया तो आपको टीटी का बेनिफिट। अब यहाँ पे आप टीटी जब टैक्स आप 115 में काट रहे हैं, तो आप टैक्स तो 115 में काट रहे हैं, तो ऐसे केस में ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा सर। आपको सर ये चेक करना है क्या आपकी पी इंडिया में है या नहीं है। अगर आपकी पी इंडिया में है तो ऐसे केस में 44 डीए पड़ेगा, 44 डीए पढ़ना पड़ेगा। और 44 डीए में आपका जो टैक्स रेट है 40% हो जाएगा, क्योंकि इट्स अ फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी का एमएमआर क्या है? 40% सरचार्ज। तो आपको ये चेक करना है कि 115 का जब टैक्स पढ़ रहे हैं क्या इंडिया में पी पढ़ रहा है, नहीं पी बन रहा है, नहीं पढ़ रहा। और प्लीज जो 92 44 डीए में जो डेफिनेशन है वो 92 एफ से चुरा रहे हैं, 92 एफ से चुरा रहे हैं। और वहां पे बोल रहा है पी इंक्लूड्स। इसका मतलब कोई व्यक्ति अगर दिमाग में ये सोच रहा हो कि भाई एमएलआई में चेंज हो गया पर इंडिया में यहाँ की टीटी में चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे इंक्लूसिव डेफिनेशन है। तो इसका मतलब जो अमेंडमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल द रिस्पेक्टिव वर्ल्ड में जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, वैसी पी की डेफिनेशन आप इंडिया में ही पढ़ोगे। इट्स नॉट स्टैटिक। सर मुकेश मदान जी, हाँ would जी, you like to ask a question? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पूछिए सर, पूछिए। नितिन जी, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो पी के कंसेप्ट में, मतलब मेरे को थोड़ा सा, मतलब मैं बिल्कुल अनाड़ी हूँ इस मामले में। मैं कह रहा हूँ कि बाहर एक किसी ने कंपनी बनाई, लिमिटेड कंपनी काइंड ऑफ, और वो ये कहते हैं कि हमारे इंडिया में भी ऑफिस हैं। तो बाहर एक कंपनी जो बनेगी उसमें से कुछ पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स होंगे, कुछ डायरेक्टर्स होंगे, कुछ भी होंगे। अब इंडिया में जब कंपनी बनेगी तो इंडिया में तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनेगा, उसमें सेम लोग तो नहीं होंगे। तो मतलब क्या हम उसको ये कहेंगे कि, और ब्रांड वही चलता है कि बेसिकली क्या हो रहा है, उन्होंने कंपनी एक इंडिया में बना दी, जो लोकल काम है वो इंडिया की कंपनी की, और बाहर अब कई जगह वो सर्विस बाहर से देते हैं, लोकल काम यहाँ के लोग करते हैं, यहाँ की जो कंपनी कर रही है, और उसके बाद बिलिंग वहां से आ रही है। तो बेसिकली मैं पी का कंसेप्ट समझना चाह रहा हूँ कि ए और बी, सपोज एक कंपनी में ए और बी स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने एक बाहर कंपनी बनाई हुई है। अब इंडिया में तो जरूरी नहीं ए और बी स्टेक होल्डर है, क्या वो बाहर की कंपनी पी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इंडिया में? सर पहले तो समझ लीजिए, पहले मैं आपको 1/4/2020 से पहले बढ़ा, फिर आपको 1/4/2020 के बाद की बात होती है, ठीक है भैया? 1/4/2020 से पहले जो कंटेक्स्ट था, पी का डेफिनेशन था, वो था फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। आपका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए और इट शुड बी डिस्पोजल टेस्ट आपका पास होना चाहिए, मतलब ऑफिस शुड बी अवेलेबल। नाउ सर आपकी आवाज कट रही है सर। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सर, सब म्यूट हो गए, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो बोलो सुन रहे हैं वो, बोलो। मुकेश भैया नहीं, मैं वैसे सुन तो रहे हैं आप, बोलो, बोल नहीं। मुकेश भैया, पहले ना प्रिंसिपल उसका था सर, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस था और डिस्पोजल टेस्ट पास करने की बात करते थे सर। उसमें क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको मुकेश भैया। हाँ मुकेश भैया कुछ कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस का इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन क्या वो सेम कंपनी होगा? बता रहा हूँ। So fixed place of business ये होता है कि as if that company is doing business in India. मान लीजिए ABC प्राइवेट लिमिटेड से यूएसए में, और उसने इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ABC INC यूएसए में थी, ABC प्राइवेट लिमिटेड इंडिया में बना दी। ये क्वेश्चन है आपका? हाँ, पर लेकिन क्या ABC प्राइवेट सेम शेयर होल्डर्स तो नहीं हो सकते ना? हार्डली में डिफरेंस। वो शेयर होल्डर सेम हो सकते हैं, सब्सिडी कंपनी हो सकती है, होल्डिंग कंपनी हो सकती है, जॉइंट वेंचर हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पर इशू क्या है, क्या वो बिजनेस अपना कर रही है वो सामने वाले का कर रही है? जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया अभी, डेप का समझाया था। डेप में क्या हो रहा था भैया, पता लगा सारे काम मैं जजीत भैया के पास जाता हूँ, मैं माल तो उनका बिक रहा है, पर जजीत जाता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई साहब आपके टर्म्स ये रहेंगे, ये पेमेंट टर्म्स है, इतना माल आएगा, ये आएगा, मुझे इतने देर चाहिए, ठीक है जी, इतना उठाओगे तो इतना ट्रेड डिस्काउंट दोगे, राइट? ठीक है। मैं, आप ABC INC हो, मैं ABC इंडिया, ठीक है जी। जजीत भैया ने बोला ठीक है डन नितिन, एग्रीमेंट साइन कर। मैं पहले की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला भैया मेरे पास तो राइट है ही नहीं, मेरे पास राइट है,
बोले फिर एग्रीमेंट कौन साइन करेगा? मैंने कहा मदान साहब जो यूएस से बैठे हुए हैं, आपको भेजा गया भैया, कोई भी जो मेरा प्रिंसिपल एग्रीमेंट में तय हुआ है कहीं कोई फर्क नहीं सर, आपने सिग्नेचर मारे हैं, आप ये देखो सही मैंने बिजनेस कौन कर रहा है, बिजनेस तो मैं भैया सही मैंने, तो इसलिए इन्होंने अब डेफिनेशन चेंज कर दी। उन्होंने बोला भाई नितिन कन्वर के पास राइट है या नहीं मैटर नहीं करता, प्रिंसिपल काम नितिन कर रहा है, ऐसा कि अगर आप भैया अगर आपको बिजनेस करना होता तो जजीत भैया ऐसा नेगोशिएट करने आते या सब नो, नहीं आता। अगर मैं वो काम कर रहा हूँ राइट, तो ऐसे केस में पी इंडिया बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको मॉडल को चेंज कर दूं, जो मैंने आपको समझाया था, मैं मॉडल में ले जाऊं, मैं क्या करूं, आपका माल बेचना है ना, आपका माल प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बिजनेस में मैं खरीदूंगा, अब प्रॉफिट एलिमेंट मेरा है, मैं और आप ट्रांसफर प्राइसिंग करेंगे वो एक अलग चीज है भैया, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट, मेरी और आपकी टीपी होगी वो अलग चीज है, मैं आपसे प्रिंसिपल बेसिस पे खरीदूंगा, जगजीत भैया को प्रिंसिपल बेचूंगा, तो जब आपने ट्रेडिंग मॉडल ले लिया तो ऐसे केस में पी नहीं बनेगा। तो आपको पी के इंपैक्ट से कैसे बचना है नहीं बचना, अब उसमें भी दो जगह है, एग्जांपल देता हूं आपको मैं। आज की डेट में जब इक्वलाइजेशन लेवी लग गया, मैं थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं, आज मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से कहीं जगह पे ऐसा भी होगा, पी ज्यादा बेटर है। क्यों? इक्वलाइजेशन लेवी एडवर्टाइजमेंट में तो 6% कट रहा है, सही मैंने में अगर आप मार्केटिंग वाली पी इंडिया बना लो तो कितना टैक्स हो जाए यहाँ पे? 10%, 8%, 6% टैक्स होगा, ठीक है भैया, खर्चे निकाल लो, उसके बाद प्रॉफिट बचेगा 5%, राइट बिल्कुल काट लोगे तो 2% टैक्स गया। हाँ जी आप मेरी बात समझ गए? तो आपको कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी, क्या मुझे पी इंडिया में बनाना है या नहीं बनाना, निकालने पड़ेंगे। इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं हो सकता, एक मिनट भैया, ये इंडस्ट्री नहीं हो सकता, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप एडवर्टाइजिंग बिजनेस में हो, कौन से बिजनेस में हो, कौन से टैक्स लग रहे हैं आप पे, कहाँ पे आप ट्रेडिंग मॉडल कर सकते हो, कहाँ पे ट्रेडिंग मॉडल नहीं कर पाओगे, तो ये भी देखना, तो हर बार नहीं बच सकते भैया। अब मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल से इसी क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ कि एक कंपनी है जो यहाँ पर सर्विसेज देती है, क्वालिटी ऑडिट्स, जो मैंने बाहर की कंपनियों के लिए मॉडल बनता है क्वालिटी, इसका कंपनी की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, हाँ, तो वो ऑडिट होते हैं। अब उन्होंने इंडिया में भी ब्रांचेस अपनी खोल रखी है, भाई हमारे से जो आपने सर्टिफिकेट लेना है इसके लिए हमारे लोकल कंपनी ये है ना, उनको ब्रांडिंग भी की हुई है, ये हमारी लोकल कंपनी है, वो हम उनको अप्रोच करते हैं और सारा उनसे काम करा लिया। जब पेमेंट की बात आई तो बाहर से डॉलर्स में बिल आया और बाहर से पेमेंट कर दी। अब इस सिनेरियो में हमें मतलब क्या टीडीएस वो बनेगा, और यहाँ का पैन है, इंडिया की कंपनियों का पैन है ना, तो क्या वो जो पैन इंडिया वाला है वो उनका पैन माना जाए कि उस कंपनी का आपको बिल कौन कर रहा है भैया? आपको कौन कर रहा है? फॉरेन पार्टी कर, बाहर की कंपनी मुझे बिल कर रही है डॉलर्स में। अगर बाहरी कंपनी कर रही है तो भैया यहाँ पे अब ऐसे केस में समझो बात भैया, फ्रेगमेंटेशन ऑफ पी, समझो बात, कर रहा है बिल तो मैं आप मुझे कर रहे हो, पर आप भैया के थ्रू आप काम करा रहे हो भैया, जगजीत भैया के थ्रू, आप राज भैया के थ्रू, आर रेडी पुलिस आपके थ्रू, तो ऐसे केस में अब फ्रेगमेंटेशन में कवर हो जाएगा, तो सब वाली जो एक्टिविटी भी है वो भी दिन काउंट होते हैं। तो क्योंकि पी इंडिया में हो जाएगा, मेरे को बिलिंग आप कर रहे हो, काम आप किसी और से करवा रहे हो, तो ऐसे केस में पी करेगा। तो अगर मेरे को आपने भैया 197 का सर्टिफिकेट, 195 का सर्टिफिकेट नहीं दिया, क्या मैं 195 में नहीं गया तो टीडीएस आपको 40% काटूंगा भैया मैं। अच्छा, नहीं तो अगर इन इंडिया हो रही है ना भैया, आप समझो मेरी बात, आप किसी मर्जी थ्रू करा रहे हो, राइट, या तो मैं उस इंडियन रेजिडेंट को पेमेंट करा तो फिर तो ठीक थी, पर मैं पेमेंट आपको कर रहा हूँ, तो आप चाहे खुद करा रहे हो किसी और से कर रहे हो, सर्विस तो इंडिया में ही हो रही है ना भैया, 40% कटेगा, तो इसका मतलब उसका 40% टीडीएस कटेगा। जी भैया। अच्छा, राज जी आस्क योर क्वेश्चन। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये था, whether MLI applicable with regards to ODI certification, that is overseas direct investment, and what is the role of statutory auditor with regards to issue of ODI certificate? नहीं सर, ओडीआई तो सिर्फ FEMA में होता है, एमएलआई टॉक्स अबाउट सर डीटीडब्ल्यूए और सीटीए की बात करता है, तो कोई कोहेरेंस ही नहीं है सर। आप ये तो हो सकता है कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 15 सीए 15 सीबी, लोग ये कहते हैं यार मुझे क्या FEMA में सर्टिफिकेट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, सर FEMA का सर्टिफिकेट है ही नहीं, ये तो 195(6) के अंदर इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट है, ट्राई टू अप्रिशिएट। मैं जब ओडीआई इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो ओडीआई इन्वेस्टमेंट तो मैं FEMA के हिसाब से देखूंगा ना, जैसे एग्जांपल हाइपोथेटिकली अगर मैं इंडिविजुअल हूँ तो मेरे को अप्रूवल लेना पड़ेगा, अगर यही मैं किसी कंपनी या एलएलपी के थ्रू मूव कर लूंगा तो मुझे 400% तक मेरी नेटवर्क तक मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है वो तो उससे कोई इसका एमएलए का कोई इंपैक्ट नहीं है। तो ओनली फर्क मैं अगर आपको कंटेक्स्ट समझना है एमएलए के कंटेक्स्ट में, तो एक चीज समझ लें, अगर मान लीजिए आपको सिंगापुर इन्वेस्टमेंट करनी है, हाइपोथेटिकली एग्जांपल सिंगापुर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मेरा मानना ये है भैया आपको सब प्री वर्किंग कैसे करनी पड़ेगी, करीबन 6-7 टेरिटरी ढूंढिए,
सिंगापुर जैसे, मॉरिशस, इस तरह की ट्रीटी। कुछ अपने बॉक्स निकालिए, जैसे पहला बॉक्स ये हो सकता है कि भैया आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपने टिक मार दिया सिंगापुर में, ठीक है। आपने कहा बैंकिंग सिस्टम अच्छा है, वो भी ठीक है। रेगुलेशंस कम है, वो भी टिक मार दिया। इस तरह की बहुत सारे रेगुलेशंस आपने टिक मार दिए। टेक में भैया टेक 7 को अभी तक एमएलए टच नहीं कर पाया। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, वो टेक 7 को टच नहीं कर पाया। इनका टारगेट था पर इनको टच नहीं कर पाए, इसलिए आज की डेट में टेक 7 कंट्री पे कोई रोक नहीं लगा पाएंगे, राइट। बट अगर आपको उनके पास जाना है, वहां उनके थ्रू कुछ काम करना है, टेक 7 कंट्री को यूज करना है, और मेरे हिसाब से टेक 7 वर्ड एक गलत वर्ड है। व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, इंडिया ने 15% क्यों किया 115 BAA पे, कभी आपने सोचा है 14 क्यों नहीं किया? प्रॉब्लम कहां पे है कि वर्ल्ड वाइड ये बोला गया जिसका रेट 15% से कम होगा उसको हम टेक 7 बोल देंगे। अगर ये बात 10% बोलती होती तो तेरे को 12% रेट भी होता है इंडिया का 115 BAA में, राइट। अब ऐसे केस में इसीलिए आप देखोगे सिंगापुर और हांगकांग, इनका रेट 16.5 और 17% है, राइट। 16.5 और 17% है, जस्ट अबव टू 15%। और प्लीज टेक 7 नाम की कोई चीज नहीं होती, यही बात समझे मैं क्या बोल रहा हूं। भैया हर कंट्री का टारगेट ये है कि मुझे सोशल वेलफेयर करना है अपने लोगों के। जैसे इनका टारगेट क्या है राजेश भैया का, कि भैया इनके स्टडी सर्कल में जितने लोग होंगे जो नॉलेज चाहिए मैं प्रोवाइड करूंगा, राइट। अब ये स्पीकर से जैसे मर्जी बात करें, आज कराएं, कल कराएं, परसों कराएं, तरसों कराएं, राजेश भैया ये टारगेट है अपना, ठीक है भैया, ये टारगेट है। तो ऐसे हर कंट्री का टारगेट होता है, मुझे वेलफेयर करना है अपने सिटीजन का। अब सोवरेन कंट्री है, उसको पता होना चाहिए कि 6% टैक्स से मेरा काम चल जाएगा, 7 से चल जाएगा, 8 से चल जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो आप किसी को तो चोर बोलते तो किसी को चोर नहीं बोलते। सर टेक 7 कंट्री वो है जो रिंग फेंसिंग करती है, अपनी कंट्री के बंदों से तो पूरा टैक्स लेती है, बाहर के लोग जो आते हैं उनसे चोरी करती है। ये काम यूएसए करता है, ये काम यूके करता है सर। यूएसए लास्ट क्वेश्चन हो गया ना ये रजवी, बस एक मिनट ले रहा हूं। अब आपको करना क्या है, जब आप किसी टेरिटरी में जाओ तो आप बॉक्सेस टिक करो। बॉक्सेस टिक करने के बाद ये प्रूव करो कि मैं सिंगापुर क्यों गया, कि सर ये सारे पैरामीटर्स मुझे देखने थे, इन सारे पैरामीटर्स में ये सब टिक हो गया, बाकी कंट्री ड्यूरेशन पीछे रह गई, इसलिए मैंने सिंगापुर में इन्वेस्ट किया। आपका प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट तो वहीं पे पास हो जाएगा। दूसरी बात, साथ के साथ जो आप मेल करते हो उससे इंटेंट पता लग जाता है कि मान लो राजेश भैया ने कंपनी सिंगापुर बनानी थी, ठीक है जी, और राजेश भैया और मैं ईमेल पे कर रहे हैं कि नितिन यार मेरा टारगेट ये है कि एशिया में वो पास है, इन्वेस्टमेंट करनी आसान है, उनसे ट्रेडिंग करनी आसान है, वैट रेट कम है, ऑल दैट सब व्हाटएवर इट इज। तो सारी चीजें वहां पे लोग पढ़े लिखे ज्यादा जल्दी मिल जाते हैं, वहां पे रेगुलेशंस कम है, तो इस तरह की सारी चीजें जब आपने सारी चीजें जब कर ली तो एंड ऑफ द डे जो आपकी मेल से इंटेंट पता लग गया, इससे आप पीपीटी टेस्ट भी पार कर पाओगे और गार का टेस्ट भी पास कर पाओगे। और अगर आप सोचोगे मैं इसको पोस्टमार्टम करके बाद में पेपर बना लूं, वो नहीं बन पाएंगे सर। तो जब भी आज के डेट में अगर आपने ओडीआई में इन्वेस्टमेंट करनी है, राइट, तो एक कंटेक्स्ट है, अगर आपको एमएलआई से पार करना है तो वन वे इज तो आप सर रोबस्ट डॉक्यूमेंटेशन करें। और दूसरी बात सर हमेशा मान के चलें, अगर मैं टेक 7 में एक बात और बता देता हूं आपको, टेक 7 कंट्री में हर बंदे को ये लगता है कि अगर वो ऐसी लो टैक्स जुडिशन में जा रहा है तो टारगेट पूरी करने का, नहीं सर ऐसा नहीं है। अगर मैं सब टाइम की बात करूं, 2008-9 की बात करूं, सर जो लेमन ब्रदर्स है उनकी करीबन हजारों कंपनियां ऐसी थी विच इज इन एस्टैब्लिश इन सो कॉल्ड लो टैक्स जुडिशन। ऐसा क्यों? क्या अगर आज इंडिया में कोई बैंक आए, इंडिया में तो उसको क्या करना है, सीआरआर मेंटेन भी करना पड़ेगा, उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड भी डालना पड़ेगा, उसको गरीब लोगों को पैसे भी देने पड़ेंगे, राइट, और कुछ इस तरह की चीजें होगी जिससे उसका इंटरेस्ट रेट का स्प्रेड बढ़ जाएगा, राइट। बट जब मैं सर लो टैक्स जुडिशन की बात करता हूं, वहां पे कोई रेगुलेशन नहीं है, मैं जिसको मर्जी इतना मैं फंड दे दूं, एनपीए के प्रोविजन नहीं है, कोई ऑडिट का झगड़ा नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, पता लगा मैंने अगर कोहली साहब को मेरी 500 करोड़ की नेटवर्थ है, अगर मैं 400 करोड़ रुपए लोन देना चाहता हूं तो मुझे कोई रेगुलेशन रोकता नहीं है। वो मुझे ये नहीं बोलता कि भैया तो इससे ऊपर फंड नहीं दे सकता, इतनी की सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी। इस वजह से उनका स्प्रेड कम है। इसलिए कभी आपने नोटिस किया होगा, आपको फोन आता होगा यार एचएसबीसी हांगकांग से या फिर एचएसबीसी मॉरिशस से मेरे को 2% पे लोन मिल रहा है या 3% मिल रहा है। ऐसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि स्प्रेड कम। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट लो टैक्स जुडिशन का मतलब सर टैक्स 7 नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी लो टैक्स जुडिशन में काम करें सब पैरामीटर्स बना के कुछ टिक करके कुछ बॉक्सेस बनाएं ताकि ये प्रूव कर पाए कि आपका टारगेट टैक्स चोरी करने का नहीं, टैक्स अवॉइडेंस करने का नहीं है, राइट सर। सर लास्ट क्वेश्चन लोकेश गुप्ता जी, आस्क योर क्वेश्चन लोकेश जी। नितिन जी, एक क्वेरी मैंने अभी पूछा था रिलेटेड टू इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स, उनको इंडियन कंपनी पेमेंट करती है अगर, राइट, बेसिकली दे आर नॉन रेजिडेंट्स और उनको उनसे सर्विसेज ली जा रही हैं, तो उनको हम लोग 115 में टीडीएस काट रहे हैं, होल्डिंग कर रहे हैं टैक्स। तो उनसे हमें डिक्लेरेशन सर क्या क्या लेनी चाहिए सो दैट कि कल को फ्यूचर में कोई हमारे ऊपर एमएलआई सर्विस किस तरह की, राइट भैया, सर्विस किस तरह की दे रहे हैं भैया? सर बेसिकली दे आर कंसल्टेंट, न्यूज कंपनी है, तो उनसे न्यूज करनी होती है या कुछ
नीड मिल जाए उनको, जो गेटिंग उस टाइप पे दे आर गेटिंग मनी रिटेनरशिप फीस सॉर्ट ऑफ थिंग। भैया पहली बात तो अब सी प्लस ट्राई टू अप्रिशिएट भैया, अगर वो इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, वो टीआरसी दे रहा है भैया आपको, टीआरसी दे रहा है क्या लोकेश भैया, टीआरसी दे रहा है आपको? हाँ सर, टीआर उनके अदर कंपनीज। नहीं हेलो, टीआरसी दे रहा है ना भैया, टीआरसी दे रहा है, आप समझिए मेरी बात भैया। अगर टीआरसी दे रहा है तो आप भैया आईपीएस आर्टिकल पढ़े ना आवाज भैया। ब्रेक हो रही है सर। आप ठीक है भैया? हाँ ठीक है, ठीक है। लोकेश भैया आप अगर आपको वो टीआरसी दे रहा है तो 115A में टीडीएस को काट रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आ रहा भैया आपका, समझिए मेरी बात। नहीं, 115A में नहीं काटते, फिर तो हम डीटीए का बेनिफिट देते हैं। मैं वही कह अगर रहा हूँ। हमारे पास टीआरसी आ जाता है, हाँ। मैक्सिमम केसेस में टीआरसी नहीं होता, नहीं हमारे पास, तो 115A में टीडीएस देते हैं। अच्छा, अगर डीटी और का अगर बेनिफिट क्या देते हो आप, टीआरसी फिर डीटी का बेनिफिट क्या देते हो आप? आ जाता है तो हम डीटीए का बेनिफिट देते हैं। क्या बेनिफिट देते हैं भैया, क्या बेनिफिट देते हैं आप बड़े भैया, क्या बेनिफिट देते हैं आप? सर डीटीए हम लोग डीटीए में डेटा है ना, डीटीए का भैया आपकी ना थोड़ा सा उस पे नेट में दिक्कत है, मैं समझाता हूँ। अगर आपको टीआरसी मिल गया, अगर टीआरसी मिल गया तो डीटी का बेनिफिट आप कैसे देंगे? अगर इंडिविजुअल बंदा है, इंडिविजुअल व्यक्ति, तो उसको सर क्या करेगा, आईपीएस। सर क्या प्रोप्राइटरशिप मैं बता रहा हूँ सर, लोकेश भैया मेरे को बोलना तो, मेरे को बोलो तो मैं बोल रहा हूँ भैया, मैं बोल रहा हूँ डीटी के अंदर बेनिफिट में क्या करोगे आप, आईपीएस का आर्टिकल पढ़ोगे, इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस का आर्टिकल पढ़ते हो, क्योंकि वो सर्विस इंडिया में प्रोवाइड ही नहीं हो रही, उसका फिक्स फीस इंडिया में नहीं है, इसलिए इंडिया में टैक्सेबिलिटी नहीं बनती। अब आ जाए 115A के अंदर, 115A में सिंस आप ये कह रहे हो भैया इंडिया में सर्विस यूज हुई है, सर्विस इंडिया में यूज हुई है, इसलिए इंडिया में टैक्सेबल बन गई, ठीक है भैया, क्योंकि सर्विस इंडिया में दी नहीं है, उसने इंडिया में सर्विस नहीं दी, उसने सर्विस बाहर ही दी है, तो 115A में टीडीएस काटे। प्रॉब्लम कहां पर आएगी, पैन नंबर की। अब पैन नंबर अगर आपके पास नहीं है, पैन नंबर नहीं है, तो ऐसे केस में आपको टीडीएस 20% काटना पड़ेगा भैया, ठीक है भैया, राइट। पर ऐसे केस में 100 आप अगर 115A वाली कंडीशन पढ़े, 37 रूल 37 बीसी है शायद, उसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई है, रॉयल्टी, एफटीएस, इंटरेस्ट और डिविडेंड के अंदर, कि अगर ये 5-6 चीजें हो, टीआरसी, अगर पैन नंबर नहीं है, टीआरसी हो, आपके पास ईमेल आईडी, ऐसे केस में आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा। पर अगर आप टीआरसी होता तो डीटीडब्ल्यू पढ़ लेते आप, गेम भी खत्म थी, क्योंकि आपके पास पैन नंबर भी नहीं है और टीआरसी भी नहीं है, तो 20% टीडीएस कटेगा भैया आपके केस में, और वो इंडिया में आके रिटर्न भर के रिफंड दे सकता है। नंबर होता है, पैन नंबर लिखा है, जिनका नहीं होता तो हम 20.8 काटते हैं। कितना? 206AA में, तो कितना 206AA में 2.8 टीडीएस काट 20% या कितना? 20.8 नहीं भैया नहीं, ये भी गलती ठीक कर रहे हैं भैया, 20% हाँ जी इंक्लूड है भैया, 20% में सब कुछ इंक्लूड है, सर्चार्ज, एजुकेशन सब कुछ इंक्लूड है भैया, आप समझ ले भैया। 206AA का जो रेट है वो फाइनेंस एक्ट में नहीं लिखा हुआ, वो 206AA में लिखा हुआ है, इसलिए 20% में सब कुछ इंक्लूड है भैया, जस्ट एजुकेशन से। और इट टॉक्स अबाउट नॉटविथस्टैंडिंग, मैं क्लियर हूं आपको सर, तो सब कुछ रूल कर जाता, 20% काटना है, 20.8 नहीं काटना भैया, ठीक है भैया। चलो, थैंक यू नितिन भाई, एंड ओवर टू हेमंत पावा जी फॉर वोट ऑफ थैंक्स। मैं राजीव भाई एक बोल दे, एक बात बोल दूं आपको। हाँ, बोलो। Sorry, मान लो ड्यू टू माय लिमिटेड नॉलेज, अगर मैं लोगों की ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया या फिर लोगों को उस ढंग से समझा नहीं पाया, तो आई शुड से सॉरी। पर मेरी कोशिश ये थी कि इट्स अ टेक्निकल सब्जेक्ट, और मैं वो टेक्निकलिटी छोड़ भी नहीं सकता था। मेरा टारगेट ये था कि अगर मैं टेक्निकल छोड़ दूंगा, सीधा सीधा कंटेक्स्ट पे आ जाऊंगा। आज मैं 15 सीए 15 सीबी की बात करता, शायद मुझे लगता वो जो 100-150-200 बंदे जो बैठे होते वो सब सुन रहे होते। पर टारगेट है सब्जेक्ट चुनना है सर, सब्जेक्ट सुनना है। तो आज प्रॉब्लम को हम अवॉइड कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, उसको धक्का मत मारे, उसे पढ़े और उसको आगे बढ़े। मतलब मेरा पर्पस ये, अगर आज कोई भी व्यक्ति को आप बुलाओगे 15 सीए मुझे पता 250 300 350 लोग आ जाएंगे और क्वेश्चन भी सुनते रहेंगे, आंसर भी देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आपको कह रहा हूं सर प्रॉब्लम को धक्का मत मारे, पढ़े और आगे पढ़ के इसको और ज्यादा अपने आप को पैसे ज्यादा कमाए, घर वाले की भी सेवा करें और देश की भी सेवा करें। सर हेमंत बाबा जी, प्लीज। I thank Nitin ji for such a nice deliberation. You have explained the concept which is not known otherwise, MLI concept, and with the detailed CTA and poem. Though it's a very technicality and you have explained it very elaborately and with great patience, you have made us understand to a large extent. Although it needs study more at our level so as to come into this field. Thank you very much for the nice deliberation. Thanks Rajesh भैया, thanks a lot भैया, थैंक यू सर। कोहली साहब, जगजीत जी, पावा साहब, दमीजा जी शायद चले गए हैं।
Thank you, sir. Thank you, Nitin bhai, once again. Thank you भैया, thank you भैया, thanks a lot भैया, thank you भैया. Thank you.